ओके स्टार्ट करें। So we were discussing list that day. लिस्ट पे चर्चा चल रही थी। लिस्ट का हालांकि बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ था। जस्ट वी डिस्कस की व्हाट डू वी मीन बाय लिस्ट, लिस्ट में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी क्या होता है, एंड इवन वी डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर्निंग। इंटर्निंग क्या होता है स्ट्रिंग्स में या इंटीजर्स के केस में, व्हाट डू वी मीन बाय इंटर्निंग प्रॉपर्टी या इंटर्निंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो रिजल्ट क्या है। तो एक रियल इसको होता है ना एप्लीकेशन फ्लेवर ऑफ लिस्ट जो है वो आज हमें सीखने को मिले कि लिस्ट क्या होती है, उसमें किस तरह के एट्रिब्यूट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। फाइन। डीप कॉपी शैलो कॉपी मेरे ख्याल से मैंने बता दिया था लास्ट टाइम आई गेस। चलिए, तो सबसे पहले पैच के साथ में यहाँ पे शुरुआत करें। एक लिस्ट को पाइथन में डिफाइन करने का जो तरीका है वो इस तरीके का है, ठीक है। You just need to take a pair of square brackets and then some objects or the values which are kept inside it with a comma separation, ठीक है। comma separation के साथ में कुछ values अगर आपने ले ली तो इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ में you will be having a list। हाँ जी, लिंक तो वही है ना नॉर्मल जो इसके ग्रुप पर डिस्कशन पे है। किसे अटेंड करना है? एक स्टूडेंट ऑलरेडी है ऑनलाइन देखो। हाँ तो मतलब इसमें वही है लिंक जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे है। व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में देखो, उसमें लिंक मिल जाएगी आपको नवंबर बैच में डिस्क्रिप्शन में। ये ठीक है। तो within the pair of square brackets if you have given some values, वैल्यूज से मेरा मतलब ये है कि जो अभी तक आपने डेटा टाइप्स वगैरह देखे थे, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट्स हो, स्ट्रिंग्स हो या फिर बूलियन वैल्यूज हो इवन, राइट। उनको जब आप क्लब कर देते हैं तो उस केस में दी ओवरऑल स्ट्रक्चर दैट यू आर क्रिएटिंग हियर, दैट स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज अ लिस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू रिफर बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए नाम से, ए के रेफरेंस से इसको जो है यूज किया जा सकता है इन आवर कोड। फाइन। सो दिस वी क्रिएटेड एंड देन वी आर ट्राइंग टू प्रिंट इट अगेन। जैसा मैंने कहा था जुपिटर नोटबुक पे अगर हो तो हर एक सेल में आप स्मॉल पैचेस लिख के उनको एग्जीक्यूट करवाते हुए चल सकते हो आगे। तो if I press control enter here, then that cell will be getting executed, ठीक है। तो जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो एग्जीक्यूशन पे दिस इज द रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग। तो हम कर क्या, अच्छा यहाँ पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती, फाइन। जो भी आखिरी स्टेटमेंट में आपने लिखा होता है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर, फाइन। So we created a list and then we displayed its value and we got this value. So it is a container which contains here 4 values and those values are this, fine. Along with that कुछ चीजें और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जैसे कि आपने इसके पहले कहीं जब कोई इंटीजर स्ट्रिंग्स या फ्लोट्स वगैरह बनाए थे तो उनके टाइप्स वगैरह जो है आप चेक कर रहे थे तो आपको पता चल रहा था कि यहाँ x equals to 10, then type of x was integer, that means if this x was an object of class integer, ठीक है। ये अगर अभी हमारी मेच्योरिटी की बात करें तो x was an integer straight away। इसके बाद में if I take y equals to 12.2 and if I check type of y, that will give me float, that means कि y is nothing but a float kind of thing, ठीक है। वैसे बोलना चाहिए it is an object of class float, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिखूं s is equals to string, then I print or I print type of s, then that is an object of class string, fine. Similarly, if I take l is equals to something inside
square bracket, then that kind of container, that kind of structure, data structure is what you call list. ठीक है, जब हम type over this mention करते हैं तो we get this thing. Actually we created a list here. हमने यहाँ पर एक list जो है वो create करी है, right? लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए सिस्टम इम्प्लिसिटली यहाँ पर इंडाइसेस मेंटेन करके चलता है, ठीक? ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था। इफ L is name of the list that I'm having here, then index 0 over that will give me the first value of the list, right? Similarly, index 1 over that will give me the second value. Index, if goes on increasing, then that will give me the remaining values of the list. Fine. If I try to access the list with that index which is not defined here, or on which the value or the element is not there, so in that case you are going to fetch an error. उस केस में आपको जो है एक्सेप्शन फेस करना पड़ेगा, उसे कहा जाता है इंडेक्स एरर। ठीक है, ये लिखा है इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। फाइन, मतलब कि आप अगर इंडाइसेस की बात करेंगे तो सिस्टम इम्प्लिसिटली 0 से इंडाइसेस स्टार्ट करता है, और जब तक के एलिमेंट्स अवेलेबल है तब तक आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जहां आपने बाहर का कोई इंडेक्स दिया उस केस में यू आर गोइंग टू फेस अ प्रॉब्लम, वहां पे आपको सिचुएशन जो है वो एक्सेप्शन के तौर पे रिवर्ट जो है वो होगी। फाइन, तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लिस्ट, एंड देन लिस्ट के अंदर आर्बिट्रली किसी भी तरीके के एलिमेंट्स आप ले सकते हो। अभी ये जो मैंने बनाया था दिस वाज कंटेनिंग ऑल इंटीजर्स, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैंने सारे इंटीजर्स लिए हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स आप लेते हैं वो सभी एलिमेंट्स एक ही प्रकार के, अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स भी लिए जा सकते हैं। लाइक इफ आई टेक L is equals to 1, 12.2, and then ABC, and if I create this, so this will be getting created as well. इसलिए मैंने एक लाइन कही थी कि लिस्ट में कंटेन आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट टाइप्स, इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स भी लिस्ट में रिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज एन इंटीजर, सेकंड ऑब्जेक्ट हियर इज अ फ्लोट, व्हाइल थर्ड ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रिंग, राइट? बट ओवरऑल दैट कंटेनर हियर इज अ लिस्ट, ठीक है। इसके बाद पिछली बार मैंने आपसे कहा भी था कि लिस्ट के एलिमेंट्स को बदला भी जा सकता है, म्यूटेबल होती है लिस्ट। तो म्यूटेबल का मतलब ये है कि अगर मान लो कि मैं लिस्ट का मेमोरी लोकेशन पहले ट्रेस कर लूं, जैसे यहाँ पर L जो लिस्ट मैंने बनाई है, id is a function which we apply over an object, it gives me the memory location of that object, कहाँ वो प्राइमरी मेमोरी में रिसाइड कर रही है। तो ये रिसाइड कर रही है ऑन दैट लोकेशन इनसाइड द प्राइमरी मेमोरी, या फिर रैम में यहाँ है। फाइन, इसके बाद अगर मैं चाहूं तो मैंने जैसे लिखा L of 0 is equals to 10, मतलब मैंने लिस्ट के 0th इंडेक्स पे या फिर जो पहला एलिमेंट था उसको मैंने कोशिश करी कि वो 1 से बदल के क्या हो जाए, 10 हो जाए। आफ्टर दैट आई चेक वेदर दैट अपडेशन गॉट इम्प्लीमेंटेड ओवर दैट लिस्ट और नॉट। तो मैंने ऑब्जर्व किया था यार लिस्ट तो अपडेट हो गई, L of 0 गॉट अपडेटेड फ्रॉम 1 to 10, बट उसके बाद मैंने फिर एक बार आईडी चेक किया ऑफ दैट लिस्ट, and I found that the ID is still same. Fine, ये कॉन्सेप्ट मैंने बात पिछली बार आपको बताया कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऐसा है कि एक ही आईडी पे रहते रहते आपने लिस्ट के अंदर जो है बदलाव कर दिया है, दैट्स व्हाई क्या कंक्लूड किया था हमने पिछली बार, लिस्ट आर व्हाट, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट्स आर म्यूटेबल, इस प्रॉपर्टी की वजह से लिस्ट को म्यूटेबल कहा जाता है, अनलाइक इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड स्ट्रिंग्स। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स को जो है आप बदल नहीं सकते हैं, उस केस में उन ऑब्जेक्ट्स को इम्यूटेबल कहा जाता है। फाइन, तो लिस्ट्स आर म्यूटेबल व्हिच इज गेटिंग जस्टिफाइड फ्रॉम दिस। आते हैं वापस अपनी नोटबुक पे, यहाँ देखो हाँ भैया, तो क्या बोला जा रहा है इसमें, इस पैच में लिस्ट्स आर ऑर्डर्ड एंड दे कंटेन आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑर्डर का मतलब होता है इंडाइसेस अलॉटेड होती है, तो इंडाइसेस के आधार पर आप उनको एक्सेस कर सकते हो। आर्बिट्ररी ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि अलग अलग तरह की वैल्यूज वो अपने अंदर कैरी कर सकती है। लाइक दिस इज फ्लोट, दिस इज स्ट्रिंग, दिस इज इंटीजर एंड दिस इज अ बूलियन वैल्यू, बूलियन, राइट, ट्रू एंड फॉल्स, ये बूलियन वैल्यूज कहलाती हैं। इवन इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने टाइप्स चेक किए इस प्रिंट के साथ,
type of A. Type of A मतलब I want to check type of overall container. So that is going to return me list, right? Then I apply type over the independent elements as well. अब लिस्ट के अंदर जो एक एलिमेंट है उनका भी टाइप चेक किया जा सकता है. तो मैंने बोला व्हाट इज टाइप ऑफ A of 0. तो A of 0 is actually 21.42. What kind of value is that? Float, right? So that's why यहाँ पर type of A of 0 जो है उसने क्या रिटर्न किया? Float. Fine. Then A of 1 is this. So type of A of 1 we got string. Then we are having 4 A of 2. So type of that is getting displayed here integer. और सबसे आखिरी में type of the last value is boolean, right? तो इससे justification मिलता है कि okay, string is the object, but then it contains various kind of objects inside it. अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने अंदर होल्ड कर सकती है. लिस्ट को बनाने का एक तरीका ये भी होता है जो स्पेच में भी हम हैं. एक तरीका मतलब हम जरूरी नहीं होता कि लिस्ट के एक एलिमेंट को लिखते बैठे. कब तक लिखते बैठेंगे? अगर लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स लेने हैं, एक बड़ी रेंज लेनी है, बड़ा काउंट इन्वॉल्व है, तो उस काउंट को इन्वॉल्व करने के लिए यू कैन यूज द जनरेटर्स. जनरेटर्स मतलब कि जो आपके लिए एक डिफाइंड रेंज के अंतर्गत जो है वैल्यूज जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, उसका एक फंक्शन, एक एग्जांपल होता है रेंज. ठीक है, तो रेंज इज अ फंक्शन. इफ सपोज इट इज गिवन सम पैरामीटर्स, तो वो हमें एक रेंज ऑफ वैल्यूज, रेंज ऑफ इंटीजर्स जो है वो जनरेट करके दे देता है. तो अगर मैंने लिखा है रेंज ऑफ 1,10, तो 1,10 का मतलब ये होता है कि द रेंज विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड दैट विल गो अप टू 9, 10 - 1. ये पहले भी बताया क्लास. ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट इज 1, एंड इज 10, पर एंड पॉइंट कभी भी इंक्लूसिव नहीं होता. ठीक है, क्या बताया ये? हाफ ओपन इंटरवल होता है क्लास में. मतलब 1 से शुरू होगा लेकिन 10 is not included, that is excluded. 1 to 9 are the values which that function is going to generate. पर इस बार आप वो स्क्वायर ब्रैकेट्स डायरेक्ट लगा के जो है आपका काम नहीं हो पाएगा. ठीक है, अगर आपने इस तरह से जनरेशन किया है वैल्यूज का, तो यू नीड टू टेक लिस्ट फंक्शन ओवर हियर. ठीक है, अब लिस्ट फंक्शन बोल लो उसको या लिस्ट क्लास बोल लो, ज्यादा बेटर है कि इसको क्लास बोला जाए कि दिस इज द क्लास which is getting applied over some values and it is giving an object of this class. ठीक है, पर आपकी मैच्योरिटी पे अब मान लो कि एक मेथड है, फंक्शन है जो कि यहाँ पर अप्लाई होता है. ठीक है, वो क्लास वगैरह फिर ओप्स वगैरह पढ़ेंगे ना, उससे ज्यादा बेहतर तो समझ आएगा. तो लिस्ट लिया, लिस्ट लिखा, लिस्ट के बाद एक ब्रैकेट, उसके अंदर हमारा वो जनरेटर जो वैल्यूज जनरेट करता है. तो दिस इज आल्सो अ वे ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर ls नाम की एक लिस्ट बनने वाली है जिसमें वो सारी वैल्यूज आएंगी जो आपने जनरेटर से जनरेट करवानी है. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, and you can have any number of values. It is not necessary to take 10 here. We can even take a bigger value as well. So I've taken 100. So that gives me a list which contains values from 1 to 99. Right? So that is totally dynamic, up to us कि हमें किस तरह की लिस्ट बनानी है. And that's why the heading for this cell was that list can contain any number of ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके लिस्ट की कोई एक क्षमता है कि यहीं तक के ऑब्जेक्ट्स को कैरी कर पाएगी या इतने ही काउंट्स जो है वो कंटेन करके रख सकती है. इट कैन हैव, इट कैन कंटेन, इट कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. राइट, इसके बाद में वी आर गोइंग अहेड एंड देन इसको भूल जाओ, ये काम का नहीं है, हेडिंग कॉपी हुई है, नथिंग एल्स. यहाँ देखो व्हाट इज दिस. इस स्ट्रक्चर को समझना है मुझे, ध्यान देना. अभी मैंने लिस्ट फंक्शन यूज नहीं किया है बाहर. ठीक है, मैंने लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही पेयर. ठीक, तो मतलब आई एम गोइंग टू क्रिएट लिस्ट ट्रेडिशनली, जैसा मैंने पहले बनाया, जैसे मैंने यहां बनाया. इसको ध्यान दो, a pair of square brackets inside which you have taken the values, not using this way जहां पे हमने लिस्ट मेथड अप्लाई की थी, लिस्ट क्लास को यूज किया था. ठीक है, यहां पर भी हमने एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स लिया है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट कुछ वैल्यूज ली, वो हमारी लिस्ट का हिस्सा बनने वाली. और वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो है ना, वो अपने आप में अगर तुम देखोगे, ये देखो, वो अपने आप में एक एक लिस्ट जनरेट करने वाली. जिस पोर्शन को मैंने अभी हाईलाइट किया है, लुक एट दैट पोर्शन, दिस पोर्शन. व्हाट इज दिस? लिस्ट ओवर द रेंज फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, तो लिस्ट ओवर रेंज फ्रॉम 1 to 10, इतना हिस्सा जो हाईलाइटेड है, that independently is a list which contains elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. right? इसके बाद अगर मैं बात करूं इस सेकंड एलिमेंट की, तो दिस इज अ लिस्ट
which contains elements starting from 1 going up to 10, but then the step size will be of 2। बताया गया है कि रेंज के साथ में 3 पैरामीटर काम करते हैं। वो 3 पैरामीटर कौन से होते हैं? स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, राइट। स्टार्ट होगी 1 से, उसके बाद स्टेप साइज पे ध्यान दो। स्टेप 2 का मतलब होता है कि दोनों का इंक्रीमेंट होगा आने वाली वैल्यूज में। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ठीक है। अब 2 के बाद 11 नहीं आया क्योंकि आपने स्टॉप पॉइंट क्या दिया हुआ है? 10, राइट। तो इसलिए 1, 3, 5, 7, 9 वुड बी द वैल्यूज जो इस लिस्ट के अंदर कंटेन होंगी। एंड देन थर्ड वैल्यू इज आल्सो अ लिस्ट which is also having start point 1 end point 10, but the step is 3। 1 then 4 then 7 then 10, ठीक है। 10 आएगा? नहीं आएगा, 10 इज एक्सक्लूडेड। जो स्टॉप पॉइंट होता है वो कभी भी हमारी रेंज में इंक्लूडेड नहीं होता। तो 1 then +3 4 then +3 7। तो कहने का मतलब ये है, आप इस बात पे ध्यान दो जो मैंने बोला अभी, कि you are trying to create the list overall by mentioning all of them inside square brackets with comma separation। but उस लिस्ट के अंदर भी जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हैं, हम हमारे बोले हुए स्टेटमेंट को अपडेट कर रहे हैं। अभी तक मैंने क्या कहा था? एक लिस्ट जो होती है, इट कैन कंटेन इंटीजर्स, इट कैन कंटेन फ्लोट्स, इट कैन कंटेन स्ट्रिंग्स, इट कैन कंटेन बूलियन वैल्यूज। बट अब मैं इसमें एक चीज और डाल रहा हूं, अ लिस्ट कैन कंटेन लिस्ट एज वेल। एक लिस्ट के अंदर जो है लिस्ट भी ली जा सकती है। फाइन, that's why after executing this you are getting that value of ls। look here, this is overall your list of which the name is ls। इस लिस्ट के अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं कितने एलिमेंट्स हैं तो तुम कहोगे 3, ठीक है। पहला एलिमेंट कहां है? ये रहा पहला एलिमेंट, which is a list with values 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। दूसरा एलिमेंट कहां है? ये रहा। कॉमा सेपरेशन पे ध्यान दो, कॉमा के बाद, कॉमा के पहले, उस पर ध्यान देते हो, चलो ठीक है। तो दिस वाज अ कॉमा, देन दिस इज योर सेकंड एलिमेंट विद दोस सेकंड लिस्ट विद दोस एलिमेंट्स जो हमने अभी कहा था 1 3 5 7 9, एंड दिस इज द थर्ड लिस्ट जो कि ऊपर इस वाली रेंज की वजह से यहां पर बनी। तो लिस्ट में कंटेन लिस्ट अगेन, एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा और पोस्टमार्टम कर लेते हैं। देखो अभी अगर मैं पल भर के लिए इसको हाइड करूं, ध्यान देना, मतलब मैं कुल मिला के इसकी एक्सेसिंग करवाने वाला हूं, इसके मुझे एलिमेंट्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इंडाइसेस सीखने वाला है। अगर मैंने लिया है सपोज ls ओवर 1 2 3, तो ये एक सिंपल लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, राइट। वही नीचे मिल रहा है मुझे। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे इस लिस्ट का पहला एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा इंडेक्स में? 0। व्हाट विल आई गेट हियर? 1। तो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। इसके बाद एक काम करता हूं, ऊपर वाले को भी अनहाइड करके इसको बोलता हूं ls1। दैट लिस्ट इज ls1 फॉर अस। व्हाट विल हैपन इफ आई access ls1 of 0? हाँ, ls1 of 0 is first element of that list, ठीक है। ls का पहला एलिमेंट। चलो ऐसा कर लेते हैं, मैं कर देता हूं यहां पर print over ls and then print over ls1 of 0। इन दोनों को एक साथ प्रिंट करवाता हूं, ठीक है। जस्ट नॉट ls1, सॉरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आपने आपकी लिस्ट 1, मतलब कि ये जो लिस्ट थी इसको प्रिंट किया, तो ये रिजल्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये ओवरऑल लिस्ट है, ठीक है। अभी जो पिछले एग्जांपल से कंपेयर करवाया था उसको कंपेयर करके देख लो। इस लिस्ट का पहला एलिमेंट ये रहा जिसको मैंने हाईलाइट किया, दैट्स व्हाई ls1 of 0 इज दिस, ठीक है। तो ls1 का पहला एलिमेंट एक लिस्ट है। व्हाट विल आई गेट इफ आई टेक 1 हियर एज इंडेक्स? सेकंड एलिमेंट ऑफ ls1 which is a list again, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 5। वो कौन से हैं? 1 3 5 7 9। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ आई टेक ls1 over 2, द लास्ट लिस्ट व्हिच इज इन्वॉल्वड है 1 4 7, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिक बात और ज्यादा एक लेवल और अंदर जा रहा हूं। मुझे चाहिए सपोज इस पहले एलिमेंट का पहला एलिमेंट, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, उस लिस्ट का भी पहला एलिमेंट चाहिए। तो एक बात तो तय है
कि अगर आपको इस लिस्ट को एक्सेस करना है अगर, तो एक बात तो तय है कि आपको यहां पर लेना पड़ेगा इंडेक्स 0, ls1 ऑफ 0, ठीक है। अब ls1 ऑफ 0 के साथ में, अब ये तो ls1 ऑफ 0 इज जस्ट अ लिस्ट, उस लिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी इंडाइसेस चलाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर और लिया और उसमें फिर से लिखा 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ls1 ऑफ 0 का मतलब होता है लिस्ट 1 का पहला एलिमेंट, और उस पहले एलिमेंट का भी पहला एलिमेंट अगर लाना है तो उसके ऊपर एक और इंडेक्स जिसमें आपको वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, 0, राइट। तो दैट्स व्हाई व्हेन यू विल प्रिंट दिस, मैं इसको ऐसे लेता हूं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस यू गेट दिस थिंग। So first of all you printed ls1 which is this overall list, then you printed ls1 of 0 which is indicating this part, ls1 के अंदर वाली पहली लिस्ट, फिर you printed this, तो उसने बोला अच्छा ls1 के अंदर की लिस्ट का भी पहला एलिमेंट that you want, fine। अब रैंडम है यहां पर, अब मुझे चाहिए सपोज ये वाला 4, चलो फटाफट से इंडाइसेस बताओ उसका, this 4 I want and nothing else, हाँ क्या है 2 over 1, ls1 over 2, ls1 of 2 का मतलब होता है 0 1 2, मतलब तीसरी लिस्ट, ठीक है। और उसके अंदर भी अगर इंडेक्स की अगर बात करें तो 0 and 1, ठीक है। मतलब ये है 0 इंडेक्स और ये है 1 इंडेक्स, तो इसलिए दूसरे वाले इंडेक्स में क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, so this way we get 4, राइट। तो इंडाइसेस के अंदर इंडाइसेस चल रही है, इस तरीके से अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट कंटेंट है, नेस्टिंग है, तो आप इस तरीके से नेस्टेड वैल्यूज को बाहर फेच कर सकते हो, ठीक है। चल हर्षित अब उल्टा बता दो, तू ही बता दे यार भाई, ls1 ऑफ 4 बताइए क्या वैल्यू लेके आएगा, 7, चलो आएगा 7 या 9, क्या होता है एक वैल्यू बता, 9 7 क्यों, वैल्यू विल बी 9 क्योंकि इंडाइसेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो इसलिए 1 का मतलब ये हो गया कि हमारी वाली लिस्ट, और 4 का मतलब हो गया 0 1 2 3 एंड 4 द लास्ट वैल्यू व्हिच वाज रिसाइडिंग देयर 9, ठीक है। So this way we can have list inside list as well, this way you can access those lists using the double indices, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स एज वेल, तो नॉट अ बिग डील। एक लिस्ट के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यूनिक वैल्यूज ही होनी चाहिए, डुप्लीकेसी उसके अंदर हो सकती है। जैसे ये लिस्ट जो हमने बनाई है, इस लिस्ट के अंदर यू आर हैविंग रिपीटेशन ऑफ ए, तो दैट इज क्वाइट अलाउड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, right? So just a basic property in a list you can have the objects which are getting repeated, fine। Then you can access the list element by index that you have already done, एक list के elements को indices से access किया जा सकता है, not a big deal, fine। इसके बाद में आ जाती है slicing। slicing का मतलब होता है कि list का अगर हिस्सा आपको काट के बाहर निकालना है, a part of that, तो how we are going to do that, ठीक है। we have done that with strings as well, strings में भी slicing करी थी, that concept is applicable over list as well, fine। कुछ एग्जांपल्स यहाँ हम लोग देख लेते हैं, देखो तो सबसे पहले तो इसको याद रख लो जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं तो जब आप इंडाइसेस देते हो तो इंडाइसेस में आपको 3 पैरामीटर पास ऑन करने पड़ते हैं, एक होता है स्टार्ट पॉइंट, एक होता है स्टॉप, एक होता है स्टेप। स्टार्ट मतलब कहां से शुरू करना है, स्टॉप मतलब कि कहां रुकना है, लेकिन यूजुअली स्टॉप का मतलब होता है स्टॉप -1, एक स्टेप पहले रुका जाता है, और स्टेप का मतलब होता है कितने स्टेप से आपको वैल्यूज को उठाना है, जंपिंग, ठीक है। तो इसको लेकर हम बड़े एक लिस्ट हमने बनाई ls_slice नाम से, उसके अंदर 10 एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, then we are going to perform slicing over this with few examples। look at this first example, ठीक है। ls_slice मतलब कैसे निकालना है लिस्ट का हिस्सा, लिस्ट का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स लो, उस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये 2-3 पैरामीटर्स जो बताए थे वो आप मेंशन कर दो, जैसे मैंने यहाँ किया है। पहला पैरामीटर मैंने दिया है 0, 0 मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करना है, पहली वैल्यू से, राइट। आई नीड टू गो अप टू दिस वैल्यू, तो 4 तक तो जाएगा नहीं, इट विल गो अप टू 3,
right? So 0 to 3 is the range that you are giving here, and the step size is 1. Step size 1 का मतलब होता है 0 के बाद 1 ही आएगा, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा। इसी तरीके से आगे कहानी बढ़ेगी। तो 0 to 3 ध्यान दो, 0 1 2 and 3, probably this values we are going to get here, 1 2 3 4. When I executed this, I've got the result. Look here, 1 2 3 4, ठीक है? तो 0 to 3 with slice 1, step size 1। हालांकि स्टेप साइज 1 डिफॉल्ट रहती है, अगर आप उसको नहीं भी देते हो तो भी आपका काम वैसा ही चलेगा। मैंने दिया भी अगले एग्जांपल में, देखो दिस एग्जांपल नाउ ls_slice लिस्ट का नाम ब्रैकेट में 0 to 4, तो ये बिल्कुल वही रिजल्ट आपको फिर से देगा जो पिछले केस में आया। उसका कारण क्या है, स्टेप साइज की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। मतलब वो अगर नहीं भी दी है तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम मानता है कि आप स्टेप साइज क्या लेना चाहते हैं, 1 लेना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आइडेंटिकली बिहेव करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तीसरा केस, लिस्ट का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 6 2, 0 इज द स्टार्ट पॉइंट, 2 इज द स्टॉप पॉइंट एंड 6 is the stop point and 2 is the step size, ठीक है। अब स्टेप साइज 2 का मतलब हो जाता है कि एक बार आपने 0 पोजीशन से वैल्यू उठाई तो अब जो अगली वैल्यू आएगी वो एक स्टेप बाद की नहीं, 2 स्टेप बाद की आएगी। तो 0 के बाद 2 क्या आएगी, 0 plus 2 is 2। अब वैल्यू जो भी आएगी वो सही बोल रहा, 2 वैल्यू में नहीं बोल रहा, सॉरी। पहली वैल्यू 1 आएगी, उसके बाद में 18 आएगा। मैं वैल्यू देख ही नहीं रहा हूँ, मैं इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ। पहले 0th पोजीशन, फिर उसके बाद में सेकंड पोजीशन, फिर उसके बाद में फोर्थ पोजीशन एंड देन 6 तो इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि 6 आपने लिया है तो 5 पे रुकना, तो इसीलिए 0 2 4 दिस आर द इंडाइसेस जहां से वैल्यू उठानी है, ठीक है। तो 0th पोजीशन पे हमारे पास क्या है, 1, देन उसके बाद में सेकंड पोजीशन पे 3, देन 5, राइट। तो वी एक्जीक्यूटेड एंड वी गॉट दिस वैल्यूज 1 3 5, ठीक है। दिस वाज स्टेप ऑफ 2 एंड देन कम्स दिस, look at this, -5 -8 से -5 द नेगेटिव इंडाइसेस, ठीक है। क्या बताया था हमने, स्ट्रिंग्स में नेगेटिव इंडाइसेस होती है, कहां से मेंटेन होती है, बैक साइड से मेंटेन होती है, पीछे से। एक किसी भी अगर आप लिस्ट की बात करते हो तो उस लिस्ट को अगर पीछे से पढ़े तो माइनस इंडेक्स आपको मिलेगा, फाइन। जैसे यहाँ पर ये जो एलिमेंट है 10, इसका इंडेक्स आप जानते हो कि ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो ls अंडरस्कोर, इसके पहले एक काम ये भी करके दिखा देता हूं आपको, ls अंडरस्कोर स्लाइस में अगर मैं पोजीशन नंबर 9 का एलिमेंट डिस्प्ले करूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट हियर इज 10, ठीक है। पर अगर ls अंडरस्कोर स्लाइस लिस्ट में से मैं -1 पोजीशन का एलिमेंट डिस्प्ले करूं तो आई विल गेट 10 अगेन, आई विल गेट 10 अगेन। इसका मतलब ये हो गया कि एक लिस्ट को आगे से अगर तुम इंडेक्स पढ़ना शुरू करते हो तो इंडाइसेस स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पर एक लिस्ट को अगर तुम पीछे से एक्सेस करना चाहते हो तो पीछे वाले का भी एक स्टार्ट पॉइंट है, वो स्टार्ट पॉइंट क्या है, -1, ठीक है। अब -1 से उल्टा पढ़ना शुरू करो, मतलब इसमें आपको घटाना पड़ेगी चीजें बढ़ाने की बजाय। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, मतलब इस लिस्ट में रखे हुए एक एक एलिमेंट का एक पॉजिटिव इंडेक्स भी है और एक नेगेटिव इंडेक्स भी है। जैसे 10 का पॉजिटिव इंडेक्स था 9 एंड नेगेटिव इंडेक्स है -1, ठीक है। चलो फटाफट से मुझे बताओ कि इसके पहले जो एलिमेंट रखा है 9, इसका पॉजिटिव इंडेक्स क्या है, 8, क्योंकि जब मैं 8 लिख के इसको बढ़ूंगा आगे तो वो एलिमेंट आ जाएगा 9, राइट। 0 से लेकर काउंट करना शुरू किया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हम पहुंच जाएंगे 9 पे, राइट। बट इसी का अगर मैं तुमसे पूछूं कि नेगेटिव इंडेक्स क्या है, यही वैल्यू चाहिए पर नेगेटिव इंडेक्स को यूज कर दो, क्या आएगी, -1 के ठीक बाद -2, राइट। तो अगर मैंने दिया -2 आई विल गेट 9 देन, फाइन। डिक्रीमेंट ऑफ 1, तो -1 से शुरू करते हुए एक एक से घटाया इंडेक्स को, तो दैट विल गिव मी दिस। तो जैसा मैंने कहा आप पढ़ना शुरू करो मेरे साथ, देखना -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अब वो जो क्वेरी अपने वो दी वहां नीचे देखो, इसमें ls अंडरस्कोर स्लाइस थिंग्स नीड्स टू बी स्टार्टेड फ्रॉम -8, तो वेयर इज -8, -8 इज दिस पोजीशन, ठीक है। -8 पे क्या रखा है, 3 रखा है, यहां से शुरुआत होगी और -8 से इसको लेके जाना है कहां तक,
-5 स्टेप नहीं दिया इसने, स्टार्ट स्टॉप फाइन, -5 तक लेके जाना है। अब यहां से वापस से बढ़ना शुरू किया, -1 -2 -3 -4 -5, -5 का कौन सा एलिमेंट है 6, ठीक है। इसको मैंने एक बार एग्जीक्यूट किया तो मुझे पता पड़ा एलिमेंट्स आए 3 4 5, वो क्यों नहीं आया 6, ये रेंज थी वो, ये रेंज, ध्यान से पढ़ना वापस, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8, राइट, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इज हियर, ठीक है। और -5 की अगर बात करोगे तो -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। तो -8 है 3, -5 है 6, तो ये आपने दिया है स्टार्ट और स्टॉप। बट जैसा पॉजिटिव इंडेक्स में करते थे नेगेटिव में भी वैसा ही, आपने जो स्टार्ट स्टॉप की जो रेंज ले रखी है उसमें स्टॉप इज नॉट इंक्लूडेड, आपको एक कदम पहले ही रुक के आपकी रेंज खत्म हो जाएगी वहां पर। तो अगर आप बोल रहे हो -8 से -5 जो है वो 3 4 5 6 वैल्यू ऐसी कैरी कर रहा है तो वो प्रिंट नहीं होने वाली, आखिरी वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड इनटू इट, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग the elements from -8 -7 and -6, not from -5. -5 is not included, that's why। बताओ भाई समझ में आया, पक्का, अच्छी बात है। चलो फिर जल्दी से मुझे काम कर दे, -7 से -4 की रेंज में क्या एलिमेंट्स आने वाले हैं जल्दी से बता दे फटाफट से। चलो -7 से -4 बस लिख दिया सामने। This is -7, then -6, then -5, 4 5 6, 4 5 6, तो -7 -6 -5, वैसे इसके बाद में -4 है बट -4 is not included, 4 5 6, so we executed this and we got 4 5 6, ठीक है। सो टेक अवे इस पैच का कि लिस्ट के एलिमेंट्स को नेगेटिव इंडाइसेस से भी एक्सेस किया जा सकता है, राइट। देन कम्स अ पार्ट जिसमें कहा गया है रिवर्सिंग अ लिस्ट। एक लिस्ट को अगर रिवर्स करना है तो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग इट, फाइन। एक बहुत आसान तरीका होता है कि इस तरह से स्ट्रक्चर लिख दिया जाए, ज्यादा बहुत दिमाग नहीं लगाना, कोड वोड नहीं लिखना, सीधे आपने लिखा लिस्ट का नाम, ठीक है। और लिस्ट के नाम के साथ में जैसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 पैरामीटर देते हैं ना, स्टार्ट स्टॉप एंड देन स्टेप, तो स्टार्ट को छोड़ दो, स्टॉप को छोड़ दो, स्टेप साइज में दे दो -1, दैट्स इट, बाकी रेस्ट इज अप टू द इंटरप्रेटर। स्टार्ट स्टॉप ड्रॉप किया, स्टेप साइज दी -1, जैसे ही आपने ये चीज लिखी वैसे ही आपकी जो लिस्ट है वो हो जाएगी रिवर्स। जो एलिमेंट्स थे 1 से लेकर 10 तक वो बनने 10 से लेकर 1 तक। तो दिस वे यू कैन रिवर्स अ लिस्ट by mentioning the step size -1, ठीक। चलो what will happen now if I mention this, मतलब अभी हम ये देख रहे हैं कि स्टेप साइज, मतलब हमने पीछे वाले केस से क्या सीखा कि स्टेप साइज -1 देने का मतलब होता है कि समथिंग इन रिवर्स, उल्टी दिशा में गाड़ी दौड़ रही है। स्टेप साइज पॉजिटिव होती है तो आगे की तरफ दौड़ता है, स्टेप साइज नेगेटिव देती तो मतलब पीछे दौड़ रहे हैं, राइट। तो ये जो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है उसमें मैंने स्टेप साइज तो नेगेटिव ही लिया है, मतलब कुछ ना कुछ तो रिवर्स में आने वाला है, बट उसके साथ में मैंने स्टार्ट वैल्यू भी इन्वॉल्व कर दी। वो स्टार्ट वैल्यू क्या है 3, वो स्टार्ट वैल्यू क्या मतलब स्टार्ट पोजीशन है, स्टार्ट पोजीशन इज 3, तो थिंग्स नीड्स टू बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस index 3, right? What is index 3 in this list? What is the element at index 3? 0 1 2 3, this is index 3। तो दो चीजें दी हुई है, ध्यान से पढ़ो, स्टार्ट पॉइंट इंडेक्स 3, मतलब यहां से करनी है शुरुआत। क्या कोई अंत दिया है? स्टॉप करके कोई पैरामीटर दिया है क्या? यहाँ पे नहीं दिया है ना, 2 कॉलम के बीच में जगह छोड़ दी, इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज नो स्टॉप दी बनी है, फाइन। तो स्टार्ट पॉइंट दे दिया और उसके बाद में दे दिया -1, ठीक।
तो क्या इसका मतलब ये है कि इस स्टार्ट पॉइंट से रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट आने वाली है, वो हमें देख रहे हैं। तो आई विल एग्जीक्यूट दिस एंड आई विल सी द रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग। ओके फाइन, तो स्टार्ट पॉइंट वाज देयर व्हिच इज 4, बट देन द स्टेप साइज वाज -1 एंड स्टॉप क्राइटेरिया वाज नॉट गिवन। तो अगर मान लो बोल दिया यहां से शुरू करो रिवर्स ऑर्डर में, और रुकने के लिए बताया कि कहां रुकना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक कि वो लिस्ट का वो एंड नहीं आ जाता तब तक वो चलते चले जाएंगे। 4 3 2 1, that's why we are getting this. Fine, and then comes all three parameters. अब हम समझदार हो गए। अगर स्टेप साइज -1 है इसका मतलब ये तो बिल्कुल तय है कि उल्टी दिशा की बात चल रही है, रिवर्सिंग, राइट। लेकिन रिवर्सिंग में हमने दे दिए दोनों पैरामीटर उसके साथ। स्टार्ट पॉइंट इज इंडेक्स 3, इंडेक्स 3 का मतलब हो जाता है कि यहीं से शुरुआत करनी है 4 से, बट देन स्टॉप इज 1, स्टॉप इज 1। तो कहां पर स्टॉप है? Look here. क्या बोला था स्टॉप के लिए नियम? वो नियम क्या है? स्टॉप इज नेवर इंक्लूडेड, राइट। ध्यान से देखना, यहां से शुरू कर, ये है इंडेक्स 3, ठीक है, ये है इंडेक्स 2, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। इंडेक्स 3 जहां से शुरुआत करनी है, इंडेक्स 2 बस यहां रुक गया, क्योंकि इंडेक्स 1 तो जाना ही नहीं है ना, इंडेक्स 1 पे स्टॉप पॉइंट दिया हुआ है, तो स्टॉप तो हमेशा एक कदम पहले ही कर लेते हैं ना, समझ रहे हो। तो गाड़ी शुरू हुई इंडेक्स 3 से, देन आया इंडेक्स 2, और इंडेक्स 1 इज नॉट इंक्लूडेड, दो इट इज स्टॉप पॉइंट, बट देन यू हैव टू स्टॉप वन स्टेप अहेड। उल्टा पढ़ो, उल्टा, सीधा नहीं, इस बार ऐसा देखना है इसको, ऐसा, ठीक है। इनके एलिमेंट्स को अगर मैं ऐसा लिख देता ना तो थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाता। अब देखो यहाँ, अब एलिमेंट्स हैं ऐसे, ठीक है। तो 0 1 2 3, मतलब इंडेक्स 0 पे 0 है, इंडेक्स 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, ऐसा। अब इसको अगर मैं पढ़ूं 3 1 -1, तो ऑब्वियस सी बात है शुरुआत होनी है 3 से, फिर आएगा 2, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में जाना है, क्योंकि -1 स्टेप दी हुई है, राइट। लेकिन 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? कि हाँ तुमने 1 स्टार्ट स्टॉप पॉइंट दिया है, बट स्टॉप पॉइंट कभी भी इंक्लूडेड नहीं होता है, उससे एक कदम पहले हमको रुकना पड़ता है। तो इसीलिए इस केस में रिवर्स ऑर्डर में आपको दो एलिमेंट मिलेंगे, और दो एलिमेंट कौन से होंगे? 3 एंड 2, ठीक है। So you can use the negative values here at the step size for fetching a list in the reverse order. तो स्टेप साइज जरूरी नहीं है कि नेगेटिव में -1 ही लिया जाए। स्टेप साइज को अगर आप नेगेटिव में -2 कर लें तो इसका मतलब हो जाएगा नेगेटिव बताएगा कि उल्टा चलना है, और 2 बताएगा कि दो स्टेप से चलना है उल्टी दिशा में, ठीक है। तो -2 मतलब यहां से शुरुआत करो, फिर दो की जंपिंग करो रिवर्स ऑर्डर में। तो अभी हमारे ऊपर है, हम जैसे चाहे वैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करवा सकते हैं। हाँ बोलो कौन सा, ये ऊपर वाले कौन सा रहेगा से क्या मतलब है? वापस से पूछो सवाल, विच वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सेकंड। थोड़ा ही सही है, क्या पूछ रहे हो बोलो बराबर से, ये समझ में नहीं आया? देखो जनरल फॉर्म क्या बताया था पहले तो उसको याद करो। ये जनरल फॉर्म है, पहला आर्गुमेंट स्टार्ट, दूसरा स्टॉप, तीसरा स्टेप, ये हमने यूज भी किए थे, ठीक है। हाँ वो आर्गुमेंट्स के बीच में कॉमा सेपरेशन नहीं है, आर्गुमेंट्स के बीच में कॉलन का सेपरेशन, ठीक है। ये दिया हमने 0 4 1 0 6 2, ठीक है। इस वाले एग्जांपल में अगर देखूं मैं, तो इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट आर्गुमेंट इज नॉट गिवन, फिर एक कॉलन लगाया, आगे बढ़े। फर्स्ट आर्गुमेंट इज नॉट गिवन मतलब स्टार्ट पॉइंट इज नॉट गिवन। अच्छा दूसरा केस ले रहे हैं अपन, फर्स्ट आर्गुमेंट इज गिवन मतलब स्टार्ट पॉइंट इज गिवन। व्हाट इज द स्टार्ट पॉइंट? इंडेक्स 3, ठीक है। तीसरे इंडेक्स से शुरू करना है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स से शुरुआत करनी है, ठीक है। देन एक कॉलम को छोड़ के आगे बढ़े, क्या एक कॉलम के बाद या अगले कॉलम के बीच में कोई वैल्यू लिखी? नहीं लिखी। यहाँ पे स्टॉप का लिखा हुआ ना होना जरूरी है, ठीक है। इफ दैट वैल्यू इज मिसिंग दैट मींस कि यू हैवंट गिवन एनी स्टॉप क्राइटेरिया, आपने कोई भी स्टॉप क्राइटेरिया दिया नहीं है। इंटरप्रेटर को नहीं पता कि रुकना कहाँ है, उसे ये बोल दिया तुमने कि शुरू कहां से करना है, पर ये नहीं बताया कि कहां रुकना है, ठीक है। तो ये नहीं पता कि कहां रुकना है, तो मतलब ये हो गया कि अब जब तक कि उसको लिस्ट का एंड नहीं मिल जाएगा तब तक चलते रहेंगे। अब एंड से मेरा मतलब ये एंड नहीं है, वो भी एंड होता है, ठीक है। लिस्ट के दो एंड्स है, ये और ये,
तो अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो वो एंड है, पीछे जा रहे हो तो वो एंड पॉइंट है। फाइन, एंड देन यू हैव गिवन द स्टेप साइज इज -1। तो थर्ड इंडेक्स से शुरू करना है, -1 बता रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में जाना है सिंगल स्टेप साइज के साथ में, वो स्टॉप पॉइंट कुछ भी नहीं है। क्या होगा बेटा, थर्ड इंडेक्स ये है, एलिमेंट्स देखो 0 1 2 3 कर दिए मैंने अब, ठीक है। तो 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, यहां से शुरुआत होगी, रिवर्स ऑर्डर में आगे बढ़ेंगी, ठीक है। और स्टॉप क्राइटेरिया है ही तो नहीं है, तो कहां तक जाएगा, शुरुआत तक, एंड पॉइंट तक, जैसा मैंने कहा। तो इसीलिए दिस एलिमेंट्स इन रिवर्स यू आर गोइंग टू गेट। सो वी व्हेन एक्सिक्यूटेड दिस वी गॉट दिस 3 2 1 0, बट इन रिवर्स। गेटिंग इट? अभी भी डाउट? ये सर डाउट नहीं है, मेरे को तो पहले लगा था कि इसमें स्टॉपेज पॉइंट वो सीधे माइनस में टच कर रहा है। अच्छा, वो मेरे को लगा कि वो एंड पॉइंट है, तो मेरे को पहले लगा था कि 3 से 9 पे क्यों जा रहा है। नहीं, इसमें 3 वैल्यूज होती है, उसमें से पहली और आखिरी वैल्यू दी हुई, स्टार्ट एंड स्टेप, स्टॉप इज मिसिंग हियर, स्टॉप इज नॉट गिवन, दैट्स बड़े आगे, ठीक है मेरे भाई, बढ़ता है। कॉपिंग अ लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट, एंड एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी किया जा सकता है। ये हमने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट को बनाने के बाद में सीधे सीधे आपने दो नाम लिख दिए, ls_main was your first list that you created with these elements 1 to 10, then you have given this assignment expression जिसमें आपने लिखा ls_copy is equals to ls_main। ये तो यूजर डिफाइंड नाम है, इनका कोई ऐसा कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, अपने लिए नाम है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी है उस ऑब्जेक्ट को लेके असाइनमेंट चलाया, और असाइनमेंट में हमने बोल दिया कि जो भी ls_main के पास है वो किसकी वैल्यू बन जाए, ls_copy की भी वैल्यू बन जाए। जैसे हम लिखते हैं ना कि x is equals to 10, x is an integer, then we write y equals to x, y equals to x मतलब y will be having the same value which x is having, तो y will become 10 after that as well। तो हमने एक लिस्ट क्रिएट करी और इस वाले स्टेटमेंट से वही लिस्ट को कॉपी कर लिया दूसरी लिस्ट में, और फिर हम क्या कर रहे हैं, वो कॉपीड लिस्ट का कंटेंट प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। तो दिस वे व्हेन आई एक्जीक्यूटेड दिस, तो आई हैव गॉट द वैल्यू कि हाँ यार एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी किया जा सकता है यूजिंग दिस वे, नथिंग एल्स। तो ये तो असाइनमेंट है और कुछ खास बात नहीं है इसमें। आईडी, चलो पिछली बार समझा के गया था ये बच्चे से, तुमको बैठे थे ना उस क्लास में आप, उसको कोई डाउट है? शैलो के मतलब जिसमें एक को एडिट करो और दूसरा को बताता है, हाँ में दोनों के अलग अलग नाम है। हाँ, नोटेशन मैं अब समझा देता हूँ। मैंने डीप कॉपी के लिए उस दिन कुछ इंपोर्ट किया था, आज मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको इंपोर्ट करने के बजाय मैं दूसरा एक उदाहरण भी देता हूँ कि डीप कॉपी और कैसे होता है। चलो वापस से समझते हैं इसको, कोई बात नहीं। दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। एक बात तो तय है कि पाइथन में जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, तो वो ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं तो होल्ड करके रखेगा इंटरप्रेटर, मेमोरी में जाके तो मिलेगी उसको, तभी तो सेव्ड है, तभी तो आप उसको बार बार रिकॉल कर पाते हो, ठीक है। तो मैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, चाहे लिस्ट बनाऊं, तो उसके लिए मेमोरी में एक स्लॉट है जहां पे वो ऑब्जेक्ट हमारा सेव पड़ा हुआ है। फाइन, उस मेमोरी लोकेशन को फेच किया जा सकता है यूजिंग द फंक्शन आईडी से हम जो है उस मेमोरी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया कि एक यहाँ देखना, L1 equals to 1 2 3 4 5 एक लिस्ट बनाई, ठीक है। इज इट विजिबल? L1 करके एक लिस्ट बनाई जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, उसका आईडी चेक किया L1 का, तो मुझे आईडी मिला कुछ ऐसा, सम पोजीशन इन प्राइमरी मेमोरी, बता रहा है सिस्टम कि यहाँ पर आपकी लिस्ट जो है वो स्टोर है। फाइन, एड्रेस है दरअसल, मेमोरी एड्रेस। फिर मैंने बोला चलो यार एक लिस्ट और बनाते हैं, L2 दैट इज इक्वल्स टू L1। मैंने नए एलिमेंट्स नहीं दिए, मैंने बोला यार वैसी लिस्ट फिर से बनानी है, एक और चाहिए, ठीक। तो हमने बोला L2 इक्वल्स टू L1 और वो लिस्ट बन गई, ठीक। अब मैं जब L1 का कंटेंट प्रिंट करता हूँ तो भी वही आता है, L2 का कंटेंट प्रिंट करता हूँ तब भी वही आता है। फाइन, मतलब मेरे पास अब दो लिस्ट हैं with names L1 and L2, both are having same content, जो अभी दिख रहा है सामने, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कि मैं सपोज L2 में जो नई लिस्ट थी उसमें अगर
कोई बदलाव करता हूं, तो बदलाव क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, उसकी 0th पोजीशन पे मैं चाह रहा हूं कि अब क्या स्टोर हो जाए 100। तो अभी 0th पोजीशन पे क्या था इधर 1, दैट 1 आई एम ट्राइंग टू चेंज, अमेंड, अपडेट, और मैंने बोला L2 ऑफ 0 जो है वो बन जाए 100। ठीक, इससे मैंने ये पाया कि जो मैंने चाहा था वो तो हो गया। L2 में जो वैल्यू पहली थी 1, that became now 100. This is what I was desiring, that's why I've done this. Fine. इसके बाद मैंने बोला यार चलो एक काम करते हैं यार, L1 की अब जरूरत पड़ रही है, L1 को बुलाओ पहले लिस्ट को, उसको बाहर लेके आए। L1 को जब मैं लाया तो मैंने फिर कुछ ऑब्जर्व किया, और वही हम पिछली बार भी डिस्कस कर रहे थे। क्या ऑब्जर्व किया? The change that I made to L2 has been updated in L1 as well. ठीक है, मैंने चेंज तो लिस्ट 2 में किया था, पर वो परिवर्तन कहां हो गया? लिस्ट 1 में भी हो गया। ठीक है, या इसका मैं वाइल वर्सा करके देखता हूं उल्टा, L1 के फर्स्ट लिस्ट के सेकंड एलिमेंट, मतलब इंडेक्स 1 के एलिमेंट्स को 2 की बजाय बना देता हूं 200। तो L1 में तो वो चेंज आ ही गया, लेकिन जब मैंने L2 को एक्सेस किया तो मुझे पता चला L2 में भी चेंज आ गया। इससे तो ये समझ आ गया इन दोनों से किसी भी लिस्ट में चेंज कर रहा हूं तो दूसरी लिस्ट में कुछ कंपैरिजन आ रहा है। फाइन। तो अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ढूंढने के लिए मैंने बोला कि चलो अब लिस्ट 2 का भी एड्रेस देखा जाए। लिस्ट 1 का तो देखा ही था, अब लिस्ट 2 का भी एड्रेस देखते हैं कि वो कहां पड़ी। जब लिस्ट 2 का एड्रेस देखने गए, देखो ऊपर की और नीचे की वैल्यू को, तो आपको पता चला कि लिस्ट 1 का एड्रेस व्हिच वाज दिस एंड लिस्ट 2 का एड्रेस व्हिच इज दिस आर एक्चुअली सेम। दोनों ही एड्रेस सेम है, दोनों। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एड्रेस पे 2 लिस्ट रखी हुई है, इसका मतलब ये है कि लिस्ट तो एक ही है, वो एक मेमोरी लोकेशन पे रखी हुई है। आप दरअसल बाहरी दुनिया से उसको L1 और L2 दो नामों से एक्सेस कर पा रहे थे। तो देयर वाज ओनली वन ऑब्जेक्ट रिसाइडिंग इन द मेमोरी एंड you were having 2 references to it, one L1 and other one was L2। इसीलिए L1 से किया हुआ बदलाव उस ऑब्जेक्ट को बदल रहा था, और अगर आपने L2 से उसको एक्सेस किया तो बदलाव यहां आपको दिख रहा था, और उल्टा भी L2 से अगर आपने कोई बदलाव किया तो दैट चेंज वाज डन द ऑब्जेक्ट, एंड आपने L1 से एक्सेस किया तो वो चेंज आपको वहां भी मिल गया। फाइन। तो ये क्या हुआ कि एक लिस्ट, एक ऑब्जेक्ट और मल्टीपल रेफरेंसेस। मैंने तो सर ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो ये सोचा था कि यार L1 नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। तो अब एक काम करूं, इस प्रोग्राम में हो सकता है एक की बजाय 2 लिस्ट की जरूरत पड़ जाए, तो एक काम करो उसका एक रेप्लिका बना लो, 2 चाहिए, एक नहीं चाहिए। तो मैंने तो ये नहीं सोचा था, मैंने सोचा था L1 के लिए लिस्ट इन द मेमोरी 1 2 3 4 5 पहला ऑब्जेक्ट, फिर L2 इसके लिए एक और ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5, 2 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, 2 डिफरेंट लिस्ट और उनके अपने अपने नाम L1 एंड L2। L1 में अगर कोई परिवर्तन करता हूं तो L2 को उससे कोई लेना देना नहीं है, या L2 में अगर परिवर्तन करूं तो L1 का उससे लेना देना नहीं है। दिस वाज माय टारगेट, बट वो यहां पर सिस्टम ने किया नहीं। ठीक है, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप जब किसी भी लिस्ट को दूसरी लिस्ट से इस तरीके से असाइन करते हैं, ये जो भी मैंने हाईलाइट किया इस पोर्शन को देखना, L2 इक्वल्स टू L1, तो दरअसल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि L2 का कंटेंट कॉपी हो जाए और L1 नाम का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, पर पाइथन ऐसा करता नहीं है। पाइथन क्या करता है, पाइथन जो है ना आपको उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और रेफरेंस दे देता है नए नाम का जो आपने बनाया है L2। अब तुम भुगतो, तुम जानो, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम प्रोग्रामर, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि ऐसा असाइनमेंट करने से 2 ऑब्जेक्ट नहीं बनते हैं, केवल एक ही ऑब्जेक्ट रहता है। तो अगर आपका प्रोग्राम उस स्टेज पे है या आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि आपको 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट चाहिए, एक तो आपको ओरिजिनल कॉपी को संभाल के रखना है और डुप्लीकेटेड कॉपी पे आपको काम करना है, तो फिर ये तरीका कभी काम नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तो फिर तुम्हारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पूरा खराब हो जाएगा। जितने चेंजेस करोगे, तुम सोचो कि तुम्हारे पास एक लिस्ट है, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज सैलरी, उसके अंदर तुम्हारी कंपनी के सारे एम्प्लॉइज के रिकॉर्ड्स रखे होंगे, सैलरी 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 सैलरी। तुमने बोला फॉर अ टाइम बीइंग उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करना है, प्रोग्राम में इसका एक टेम्पररी रेप्लिका बना के उसके ऊपर अपडेशन कर डालना, लेकिन पहली वाले को संभाल के रखना, वो तो काम आएगी। ठीक है, तो अगर आपने इस तरीके से लिस्ट बनाई रेप्लिका काम करने के लिए, तो ये मान के चलो कि आपकी जो पहली लिस्ट थी वो भी गई। ठीक, so this kind of copying is
कॉल्ड शैलो कॉपी। ठीक है, इसके लिए एक शब्द है, वो शब्द क्या है? शैलो कॉपी, राइट। तो फिर ये शैलो कॉपी, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ये शैलो कॉपी होता है, पर जो हम चाह रहे हैं, क्या उस तक पहुंचने का कोई तरीका है? इज देयर एनी वे ऑफ डूइंग दैट, राइट? तो हाँ है, हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो करने के लिए हमें तरीका अलग इख्तियार करना पड़ेगा। तरीका जो है वो डिफरेंट रहेगा इन दैट सिचुएशन, ठीक है। अब जो मैंने आपको बेटा उस दिन बताया था, अब मैं वो वाला तरीका यूज नहीं कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं डीप कॉपी का दूसरा तरीका, ठीक है। आई एम यूजिंग अदर वे ऑफ डूइंग दैट। अब ध्यान देना, स्ट्रक्चर बड़ा आसान है। तो मैं स्टोरी को रिपीट कर रहा हूं शुरू से। आई एम क्रिएटिंग वन लिस्ट विद एलिमेंट्स 1 2 3 4 and 5, ठीक है। इट इज अ लिस्ट विद सम एलिमेंट्स and it is having some memory location as well. Fine, done. इसके बाद में I want to create a copy of that with name L2, और इस बार मैंने लिखा L2 is equals to L1, a pair of square bracket with no start point, no stop point, no step, ठीक है। अब स्टेप डिफॉल्ट क्या होगी? 1, ये तो हम सबको पता है। स्टार्ट और स्टॉप अगर दोनों ही नहीं दिया स्लाइसिंग में, तो इसका मतलब ये हो गया डिफॉल्ट स्टार्ट इज 0 एंड डिफॉल्ट स्टॉप इज द एंड इंडेक्स, जो सबसे आखिरी है, ठीक है। तो मैं दरअसल यहां पर आप अगर देखेंगे तो नॉर्मल असाइनमेंट नहीं कर रहा हूं L2 बराबर L1 लिख के, मैं इस बार कर रहा हूं स्लाइसिंग। अभी हमने थोड़ी देर पहले शब्द यूज किया था स्लाइस, काटना, और काट के उस तरफ सेव कर देना दूसरे नाम से, ठीक है। तो अगर मैंने स्लाइस कर दिया L1 को, लेकिन स्लाइस उसका पार्ट नहीं किया, स्लाइस तो किया लेकिन पूरी पूरी लिस्ट स्लाइस करके वहां डाल दी। L1 नो स्टार्ट पॉइंट, नो स्टॉप पॉइंट, नो स्टेप, ठीक है। और इसके बाद मैंने बोला अच्छा ऐसा काम होगा क्या, ऐसा करके एंटर मार दिया, नथिंग हैपेंड, नो एरर, फाइन। देन आई वॉच्ड एलिमेंट्स ऑफ L2, आप गॉट इट। तो इसका मतलब ये कि स्लाइस किया जा सकता है बिना स्टार्ट स्टॉप के भी। अगर बिना स्टार्ट स्टॉप के अगर आप स्लाइस करते हो तो पूरी पूरी लिस्ट लाके दे देगा, फाइन। तो आप गॉट दिस 1 2 3 4 5। अभी अगर मैं देखूं तो दोनों लिस्ट आइडेंटिकल कंटेंट्स के साथ है। लिस्ट 1 के पास भी वही एलिमेंट्स है, लिस्ट 2 के पास भी वही एलिमेंट्स, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब मैंने चेक किया आईडी ऑफ L2, व्हाट इज आईडी ऑफ L2? इट इज memory location, है ना, the address where that list is residing. So I'm getting this. Just compare the addresses of two lists that you are having. Are they same? No, they are not. They are different. And this is what we were looking for. यही तो चाहिए था। पहला मेमोरी लोकेशन अलग है, दूसरा अलग है, से ये जस्टिफाई होता है कि इस बार L1 is a reference to a different object and L2 is a reference to some other object. इस बार आपके पास अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो लिस्ट हैं विद सेम कंटेंट 1 2 3 4 5 एंड दोज रेफरेंसेस L1 L2। और अब तो जायज सी बात है कि अगर दो ऑब्जेक्ट बन गए तो L1 में बदलाव करोगे तो L2 में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, या फिर उल्टा। तो इसको मैंने जांचा, L2 में बदलाव किया 0th पोजीशन पे और उसके एलिमेंट को 1 से बदल के 100 कर दिया, L2 को एक्सेस किया तो हाँ बकायदा वहां पे 100 हो गया, लेकिन जब L1 को एक्सेस करने गए तो कंटेंट हमारा प्रिजर्व है, सेव है, फाइन। तो जैसी आवश्यकता वैसा चुनाव। अगर आपको लगता है कि आपको शैलो कॉपी पे ही काम करना है, वैसी ही चीज सही है, तो गो फॉर दैट काइंड ऑफ असाइनमेंट। इफ यू वांट अ डीप कॉपी ऑफ दैट लिस्ट, कि नहीं ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉपी चाहिए, उसके ऊपर काम करूंगा, ओरिजिनल में कोई चीज नहीं आना चाहिए, तो उस केस में यूज दिस वे, डीप कॉपी, दिस इज डीप कॉपी, ठीक है। तो शैलो कॉपी, शैलो SHALL इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से हुआ, ये जो पूरा मतलब इसका स्टार्टिंग एंड पॉइंट की वहां से। हाँ, ये है डीप कॉपी का तरीका जो हमने अप्लाई किया। ये मतलब L2 is getting created but then created a specific way. That way is L1 and then brackets colon with no parameters of slicing. तो दरअसल हम स्लाइस करके L2 को बना रहे हैं, लेकिन स्लाइस में हमने पोर्शन एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, पूरी की पूरी लिस्ट ही स्लाइस में दे दी कि यहाँ पहले इंडेक्स से आखिरी इंडेक्स तक पूरा पोर्शन स्लाइस करके वहां डाल दो L2। तो कंक्लूजन ये है कि जब जब स्लाइसिंग की जाती है तो नई लिस्ट बनती है, नए ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो स्लाइसिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज्ड हियर एंड द
phenomena that got generated here is called deep copy, and this is what we mean by difference between shallow and deep. ठीक है, जब लिस्ट में होते हैं तो इनको shallow और deep copies कहा जाता है। ठीक है, वो deep copy, but ये है तरीका, मतलब ये है statements, how to achieve them. इसके पीछे मीनिंग्स क्या है वो भी हमें पता है कि what do we mean by shallow and what do we mean by deep, right? Shallow मतलब a single object with two references, दो नाम घर एक, इसने अगर मान लो कि अगर कोई बदलाव किया तो इसके घर में भी बदलाव होगा, या इसने किया तो ये, तो दैट इज शैलो डीप। डीप मतलब दो रेफरेंसेस दो ऑब्जेक्ट्स, अब कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं इनके बीच। तो शैलो का मतलब है कि दो लिस्ट बनाई और मतलब बस सीधे सीधा कर दिया। शैलो मतलब फ्रॉम आउटसाइड इट अपीयर्स दैट यू आर हैविंग टू लिस्ट, बट अंदर झांक के देखोगे तो विद इन दी मेमोरी यू आर हैविंग ओनली वन लिस्ट, वन ऑब्जेक्ट। L1, मेरे हाथों के इशारों पे ध्यान दो ना, L1 and L2 both are pointing to the same object inside memory. That's why L1 में किया गया चेंज L2 में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सेम ही है, समझे? अभी भी पॉइंट इसका कैसा रहेगा शैलो का, मतलब बस सीधे सीधे एक लिस्ट बना दी, एक लिस्ट बना दी L1 नाम से, वो थोड़ी देर बाद तुमने बोला एक और चाहिए, एक लिस्ट और चाहिए, तो तुमने लिख दिया L2 equals to L1, तो सिस्टम L2 equals to L1 करने पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, वो एक नया और रेफरेंस बना देगा। रेफरेंस का मतलब क्या होता है? सिर्फ नाम जिससे आप उस ऑब्जेक्ट को बुलाते हो, ठीक है? तो L2 नाम का एक रेफरेंस बना दिया, पर उसके लिए नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ अंदर, उसकी मैपिंग भी किससे हो गई? सेम ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा, अभी एक घर है और दो लोग हैं जो उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर इसने आकर इस घर में दीवारों का कलर चेंज कर दिया तो इसको वहां अंदर जाकर देखने पर चेंज्ड कलर मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज शैलो। ठीक है, तो वैसा मैंने बोला कि मैकेनिज्म तो कई तरह के हैं, हर किसी का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, हमारी जैसी आवश्यकता है, जिस तरह के एप्लीकेशन में प्रोग्राम में हम है उसके हिसाब से हम इनका उपयोग कर सकते हैं। सर ये जो दोनों फिनोमेना से सिर्फ लिस्ट में देखने को मिलता है, दूसरे का भी देखने को मिलता है। लिस्ट के आगे जाएंगे तो नंपाई अरेज में भी आएगा शैलो एंड डीप। अभी तक के जितने ऑब्जेक्ट्स मैंने आपकी बैच में पढ़ाए हैं उनके अगर मैं नाम लूं तो वी डिस्कस्ड इंटीजर्स, वी डिस्कस्ड फ्लोट्स, वी डिस्कस्ड स्ट्रिंग्स, राइट, समहाउ बूलियन, और उसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं लिस्ट। इन डेटा टाइप्स या डेटा स्ट्रक्चर्स में अभी तक हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट ऐसा है विच इज म्यूटेबल, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज लिस्ट। तो इसके पहले वाले ऑब्जेक्ट्स में शैलो डीप कॉपी का तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे इम्यूटेबल्स थे। इम्यूटेबल्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है किसी नाम से, जैसे मैंने बना लिया x equals to 10, तो x is the reference, 10 is the value, the object which is residing inside, ठीक है? तो इसके बाद अगर मान लो कि आपने अगर सपोज बाहर से अगर मान लिखा y equals to suppose 10, तो y will point to the same thing, but जब आपने y में कोई बदलाव किया, y equals to तुमने 11 कर दिया, तो इम्यूटेबिलिटी की वजह से ये इंटीजर टाइप के बने हुए ऑब्जेक्ट्स कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते हैं। तो y equals to 11 करने पे नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा 11 नाम से, और y उसको ब्लैक कर देगा, वो तो वही रहेगा अपनी जगह। ये मैंने पिछली बार पढ़ाया था विस्तार में, आप थे पिछली बार, तो उस दिन डिस्कस हुआ तो था, म्यूटेबल इम्यूटेबल लेट आया था शायद। हाँ नहीं सर, ये पोस्ट की बात है, ये भी थे शायद। अरे उस दिन वो आए थे ना अपने डीएवी के जो बच्चे आए थे 5-6-7 जो उस दिन डेटा साइंस वाले, उनके साथ जब बैठे थे, आप नहीं थे उस दिन। चलो छोड़ो, किसी और दिन फिर डिस्कस कर लेंगे म्यूटेबिलिटी। तो सिंस दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्ट्स आर म्यूटेबल, दैट्स व्हाई ये डीप शैलो का कांसेप्ट यहां काम करेगा। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया उसमें काम नहीं करेगा, सिंस दोस ऑब्जेक्ट्स वेयर इम्यूटेबल। फाइन, कोई दिन समय रहेगा तो फिर अपन 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट वापस से लगा के फिर म्यूटेबिलिटी के कांसेप्ट को एक बार वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक, क्यों क्या होता है ये मैं तब बताऊंगा तुमको जब हम वापस जाएंगे हम टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, तो उस दिन फिर एक रिवीजन करवा दूंगा 10 मिनट कि यार ये इम्यूटेबल है, ऐसा क्यों और ऐसा क्यों, ठीक, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी कॉल डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी।
चलो भाई आगे बढ़े। सबसे पहले अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये देखो, एक कहीं इसमें एक कीवर्ड है, दैट कीवर्ड इज इन। छोटी सी बात है इन, तो इन कैसे काम कर रहा है कि व्हेन यू वांट टू चेक वेदर वन एलिमेंट इज इन अ लिस्ट और नॉट, एग्जिस्टेंस है ना, चेक करना है कि ये एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर है या नहीं, तो बस आपको लिखना है एलिमेंट का नाम इन दैट लिस्ट का नाम, ठीक है। इट विल रिटर्न अ बूलियन आउटपुट, इधर ट्रू और फॉल्स, फाइन। तो इसको लेकर यहाँ पर ls अंडरस्कोर मेन मेरी लिस्ट कहाँ है उसको देख के आ जाऊं, ये रही ls अंडरस्कोर मेन। ये ऊपर के सेल में जुपिटर नोटबुक में क्या होता है, ऊपर की सेल्स में जो आप ऑब्जेक्ट बना चुके हो वो नीचे वाली सेल्स के लिए अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो कि ls अंडरस्कोर मेन इस वाले सेल में क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर क्या वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर मैं नीचे आके किसी सेल में, जैसे इस वाले सेल की अगर बात करूं, तो इस वाले सेल में मैं चाहूं तो ls अंडरस्कोर मेन डायरेक्ट लिख के उसको प्रिंट करवाऊंगा तो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। ये 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर उस कोड में कुछ चेंज किया हुआ, ये 1 से 10 तक तो तुमको दिख रहा था, लेकिन इसी कोड के अंदर मैंने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया था, चेंज भी किया था, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, अभी क्या बोला समझ में आया पिछले 2 मिनट में? चलो यहाँ देखो, मैं बताता हूँ मैंने क्या बोला। लुक हियर, ये मैंने 2 सेल्स लिए नए, ठीक है। इस इन सेल्स में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज lst1। उस lst1 में मैंने कुछ एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको मैंने प्रिंट भी करवा के देखा lst1, और मैंने इसको एग्जीक्यूट भी किया, प्रिंट हो गया, बढ़िया, ठीक है। अब मैंने कहा कि जब ये जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब वगैरह में काम करते हैं, तो अगर मैं किसी सेल पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैं अगली सेल पे काम कर रहा हूँ, उनको सेल्स बोला जाता है, जो कोड लिख रहा है। अगर मैं किसी सेल पे काम कर रहा हूँ तो पुरानी सेल्स में जो ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं वो इन सेल्स के लिए अभी जिंदा हैं, पड़े हुए हैं, उनको आप यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आकर कुछ ना करूँ, lst1 लिख दूं केवल और इसको एग्जीक्यूट करूं, इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूं, तो इस सेल में तो मैंने lst1 नाम का कोई आइटम बनाया नहीं, लेकिन फिर भी lst1 नाम से ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रिंट हो गया, क्योंकि पिछले सेल भी ऑलरेडी बन चुका है, फाइन। ये एक सेशन है, कुल मिलाकर एक सेशन है जिसमें पुराने ऑब्जेक्ट्स जो बनते जा रहे हैं वो रखे हुए मेमोरी में, यू कैन एक्सेस देम, फाइन। तो वो चीज मैं तुम्हें यहां समझा रहा था, क्या, जब मैं इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर रहा था, इस वाली को, कि वन इन ls main, तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि ls main is already created, a list is already there in the session, उसके अंदर मैं जांच लगा रहा हूँ। चलो एनीवेज उसको छोड़ देते हैं, आप यहाँ आ जाते हैं। ऐसा लिख देता हूँ उसको, वन इन lst1, तो मैं सिर्फ ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये एलिमेंट वन lst1 का हिस्सा है या नहीं, दैट्स ठीक। तो जब मैंने यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट किया तो आई गॉट रिजल्ट ट्रू, और अगर मान लीजिए कि अगर मैं लिख देता हूँ 10, तो दैट विल रिजल्ट इन फॉल्स, ठीक। तो वेदर element is residing inside a list or not, that you can check using this simple keyword, and that is in, that's fine. And then there are few concepts and that we call concatenation and replication. Replication या repetition बोल लो उसको, ठीक, concat करना या repeat करना, ठीक है। और इनके लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, those operators are plus and asterisk, multiply, fine, just like strings की तरह जो हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान देना, वेस्टर्न कंट्रीज करके एक लिस्ट बनाई है जिसमें 4 वैल्यूज है, ईस्टर्न कंट्रीज करके फिर एक लिस्ट बनाई है जिसमें 3 वैल्यूज है, और उसके बाद में ध्यान दो एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, और अरिथमेटिक ऑपरेशन को बोल दिया है वेस्टर्न कंट्रीज प्लस ईस्टर्न कंट्रीज, और उसका रिजल्ट यू आर ट्राइंग टू स्टोर इनटू ईस्ट वेस्ट कंट्रीज, ठीक। तो स्पेलिंग की मिस्टेक होगी पर उस पर ध्यान रखो, ठीक, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। So we are trying to add 2 lists here, and we just want to conclude one thing here, fetch an observation that जब 2 लिस्ट को ऐड किया जाता है तो दरअसल ये कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं होता, 2 लिस्ट को कॉन्कैट कर रहे होते हैं। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये है कि दोनों को मिलाकर एक लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें कि अब दोनों के एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। अगर गणित के टर्म में बात करें तो यूनियन निकाला जा रहा है, सेट थ्योरी का यूनियन मतलब समझ में आ गया? चल को एक मिनट, यूनियन मतलब क्या होता है?
बहुत जोर जोर से किया तो बोला बहुत बड़े समझ में आ गया। हाँ, A union B. When set A is having some elements and B is having some elements, then A union B का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स A और B के अगर मिला के एक सेट में रख लिए जाए तो A union B होता है। कोई नहीं यहाँ पे का जो आपके जो नई लिस्ट बनी है इसमें इंडेक्सेस देख लो 0 1 2 3 4 5 नया इंडेक्स क्रिएट हो गया स्टार्ट पॉइंट 0 जो भी उसके लेंथ उसके हिसाब से ठीक है। हाँ, अरेंजमेंट की अगर बात करें तो जो मैंने वहां ऑर्डर दिया था एडिशन के समय दैट इज इंपॉर्टेंट। आप अगर देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज वाली चारों वैल्यूज पहले आई हैं और ईस्टर्न कंट्रीज वाली जो वैल्यूज है तीनों वो बाद में आई उनके अनुसार उनके इंडेक्सेस अलॉट हो गए। तो जो भी आपने एडिशन के दौरान ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के अनुसार ही जो है वैल्यूज उस लिस्ट के अंदर आएंगी। इसको उल्टा कर दिया होता तो ये 3 वैल्यूज पहले आ रही होती 4 बाद में आ रही होती। ठीक है, so this is what we call concatenation of two lists when you add them and you get a resultant list then एक resultant list मिल जाती है आपको। एंड सिमिलरली अगर मान लो कि अगर मैं किसी लिस्ट में अगर मल्टीप्लिकेशन करूं किसी काउंट का जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया विद 2 तो दैट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू रिपीट द एलिमेंट्स। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब ये है कि यू वांट टू रिपीट द कंटेंट ट्वाइस। आप एक बार की बजाय कितनी बार चाह रहे हैं वो कंटेंट 2 बार चाह रहे हैं। और हमने थोड़ी देर पहले कहा भी था कि लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स अलाउ करती है तो उसे कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमने क्या करा यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज इनटू 2। अब वेस्टर्न कंट्रीज के कंटेंट यहाँ पे देखो वेस्टर्न कंट्रीज के कंटेंट कितने हैं 3। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया आप गॉट दिस कुछ इशू नहीं ये ईस्टर्न था सॉरी वेस्टर्न। वेस्टर्न में कंटेंट में एलिमेंट्स कितने हैं 4 कंट्रीज आते हैं दैट्स व्हाई यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर रिपीटेशन हुआ। देखो यूएस कनाडा मैक्सिको एंड देन कनाडा अगेन इन कैपिटल दिस 4 वैल्यूज एंड देन फॉलोड बाय द सेम वैल्यूज अगेन। ठीक है, तो कितनी बार अकरेंसेस 2 बार इसीलिए वो इनटू 2 था। अगर इसको इनटू 4 कर दो 3 कर दो तो उसके अनुसार रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 4 बार रिपीटेशन हो गया यूएस से लेकर व्हाटएवर इट वाज कनाडा। तो ये पहला अकरेंस ये हुआ दूसरा अकरेंस ये हुआ तीसरा अकरेंस एंड दिस इज द लास्ट अकरेंस फोर्थ टाइम। ठीक है, तो व्हेन यू वांट टू रिपीट योर वैल्यूज देन यू विल यूज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लिस्ट with some integer। ठीक है, what will happen if I multiply a list with a floating value? क्या हमने पहले भी किया था हाँ स्ट्रिंग्स में किया था। तो लिस्ट व्हेन इज मल्टीप्लाइड 2.5 2.5 तो इट विल रिटर्न एन एरर। ठीक है, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता 2.5 क्या होता है ये भाई बोल दो 2 गुना करना 3 गुना करना 4 गुना करना है 2.5 क्या है राइट। तो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई अ लिस्ट टू अ फ्लोट यू कैन मल्टीप्लाई टू अ इंटीजर फाइन। बड़े आगे गणित तो बहुत खतरनाक चीज है। जब मैं इंटीजर भी बोलता हूँ ना तो मुझे इंटीजर 1 2 3 4 नहीं दिखते हैं मुझे इंटीजर में 0 भी दिखता है -1 भी दिखता है -2 भी दिखता है क्योंकि इंटीजर की रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक एक रैंडम ट्राई है। व्हाई नॉट टू मल्टीप्लाई इट विद 0 देखे तो सही। सो इट बिकम्स एन एम्प्टी लिस्ट। मल्टीप्लाइंग अ लिस्ट विद 0 गिव्स अस एन एम्प्टी लिस्ट। बहुत बढ़िया। देन मल्टीप्लाइंग द लिस्ट विद -1 gives us an empty list again। मतलब ध्यान दो इस चीज को ये वैसे मैंने भी इसको पहले हाथ नहीं आजमाया इसको तुम्हारे सामने कर रहा हूं क्योंकि दिमाग में आ गया तो करके देखिए। तो अल्टीमेटली whenever you are doing the positive integers it is getting repeated but 0 or negative integers are giving us the empty list। Fine, float is giving the error। Fine चलो आगे। Then there is a method and that method is len which stands for length। ठीक है, so if you want to determine length of a string or length of a list का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट्स रिसाइड कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी जैसे ऊपर देख के आए थे कि यहाँ पर there were 4 एलिमेंट्स तो हम निकाल रहे हैं लेंथ ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। तो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आई विल गेट 4 राइट। इज समबडी थिंकिंग कि अभी तो मैंने वेस्टर्न कंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई किया था और उसमें 8 एलिमेंट्स हो गए थे तो फिर यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है?
हमने दरअसल उसको यूज करते हुए 2 से मल्टीप्लाई करते हुए एक रिजल्ट जनरेट किया, बट दैट डज नॉट मीन कि हमने उस ऑपरेंड में चेंज किया था, उस ऑब्जेक्ट को बदला था। वो ऑब्जेक्ट नहीं बदला है, उस ऑब्जेक्ट का उपयोग हुआ है, 2 से गुणा हुआ है, फिर नया ऑब्जेक्ट जनरेट हो गया, राइट। वेस्टर्न कंट्रीज नाम की लिस्ट में आपने कोई चेंज नहीं किया है, फाइन। हाँ, अगर आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया होता, ध्यान देना, अगर आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया होता वेस्टर्न कंट्रीज इज इक्वल्स टू वेस्टर्न कंट्रीज इनटू 2, और फिर उसके बाद में आपने प्रिंट भी किया उसको, क्या, प्रिंट द वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल, तो आप क्या, रिजल्ट तो वही है, क्या, वेस्टर्न कंट्रीज को 2 से गुणा करो और जो भी रिजल्ट निकल रहा है उसको वापस वेस्टर्न कंट्रीज में ही स्टोर कर दो और वेस्टर्न कंट्रीज को प्रिंट कर दो। तो जब हमने इसको प्रिंट किया तो आपको आता सेम रिजल्ट, बट इस सेल में आउटपुट बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस बार वो 4 नहीं है, वो क्या है, वो 8। तो दरअसल आपने इस स्टेटमेंट से वेस्टर्न कंट्रीज नाम के ऑब्जेक्ट को बदल दिया, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपने कुल मिला के एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को यू कॉट इनटू एन ऑब्जेक्ट, आपने उसकी वैल्यू को उसके अंदर कैच कर लिया। तो अब इस स्टेटमेंट के बाद से वेस्टर्न कंट्रीज की नई वैल्यू हो गई, वो वैल्यू क्या है, पुरानी वैल्यू गुणित 2, राइट। Then you are having a method min, min, which stands for लाइसेंस जीरो करने का है, वो लिस्ट के अंदर के फर्स्ट सेंटेंस के लेंथ क्या है, कंट्रीज के आगे जीरो का है, स्क्वायर ब्रैकेट इस ऑपरेशन लेंथ की बात कर रहा हूँ, हाँ बोलो। वेस्टर्न कंट्रीज लिस्ट हो गई, अच्छा अच्छा, ओके, फर्स्ट सेंटेंस ये बोल रहे हो, तो ये तो एक स्ट्रिंग है ना राजा, वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ 0 इज अ स्ट्रिंग, नहीं नहीं नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ 0 इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। व्हाट वाज वेस्टर्न कंट्रीज, इट वाज लिस्ट, ठीक है। लिस्ट का 0th इंडेक्स क्या है उसमें, यूएस, आपने एलियन ओवर उसका निकाला, मतलब कि आप इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज कमिंग आउट एज 2, राइट। इसकी लेंथ कितनी है, हाँ 6, तो अगर मैं यहाँ पर अब 1 दे दूं तो आई विल गेट 6। So this time you are not finding length of list, you are finding the length of elements of that list, जो कि strings है, and alien works over list as well, alien works over strings as well, that's why you are getting this। But अगर मान लो कि ये वेस्टर्न कंट्रीज नाम का जो भी हमारे पास में ये जो लिस्ट थी, इसमें सपोज पहला एलिमेंट होता 10 मानो, ठीक है, मतलब आप आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो पहले ही पढ़ा था। तो अब इनमें ये सारे जो है वो तो स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन यहाँ जो पहली वैल्यू है वो क्या है, 10, ठीक है, इंटीजर। तो उस केस में चलो फिर दोनों लिस्ट को ऐड करवाया तो एलिमेंट्स को मर्ज होना था, वो तो हो गया, ये रहा 10, ये दिख रहा है पहली पोजीशन में, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया, वेस्टर्न कंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया, 10 के साथ में रिपीटेशन हो गई, ठीक है। अब पहला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, 10 है। अब मैं अगर उसकी लेंथ निकालूं, वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ 0, ठीक है, विच इज 10, फाइंड एलियन ऑफ दैट, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, एलियन ऑफ अ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन्वॉल्व इनटू इट, दैट इज अ लॉजिकल थिंग। एलियन ऑफ अ लिस्ट, एक लिस्ट में कितने एलिमेंट्स है उसको काउंट करके बाहर देता, ठीक है। एलियन ऑफ एन इंटीजर, मारेगा, मरना चाहिए। तो इसीलिए इस सिचुएशन में रिपीट है, क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालने की कोशिश कर रहे हो वो सपोर्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इंटीजर है, इंटीजर कैसे निकाल दोगे, ठीक है। चलें आगे। And then comes this method min minimum, min minimum. So min over a list, that means you're trying to find the minimum value of a list. आप एक लिस्ट की मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसको समझाने के लिए हम वापस यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा आसान रहेगा समझने, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि पहले इंटीजर्स वगैरह ले,
तो L1 एक लिस्ट हमने बनाई थी 1 2 3 4 5 उसके अंदर एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने बोला मिनिमम ऑफ L1 तो इट रिटर्न 1। मैंने बोला मैक्सिमम ऑफ L1 इट रिटर्न 5। तो बड़ा ऑब्वियस सा दिख रहा है कि जितनी वैल्यूज उसके अंदर हैं उन वैल्यूज में से दरअसल आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फेच कर रहे हो और वो आपको बाहर मिल गई है एज रिजल्ट, ठीक है। तो वर्किंग बड़ी आसान है। MIN and MNX are two methods that you are applying over some created list and that is giving you the minimum and maximum value among all the values that are contained inside the list, ठीक है। तो ये तब तक तो ठीक है जब हमारे पास इंटीजर्स हैं या नंबर्स हैं। जैसे अगर मैं L2 एक लिस्ट और क्रिएट कर दूं और उसके अंदर मैं ले लूं 1.2 2.3 1.1 5.4 and say 0.1 and this got created, I checked it as well, minimum of L2 or maximum of L2 if I determine, I'll get the values here as well, fine। मतलब इंटीजर्स की बजाय जो फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज में भी कम ज्यादा जो है वो असेस करना बड़ा आसान है, ठीक। तो 0.1 0.1 was the minimum value of the wall list, 5.4 was the maximum value of the wall list, that's why we got this results, ठीक है। But when it comes to strings, जब बात आती है स्ट्रिंग्स की, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई मिन एंड मैक्स ओवर दैट, जैसे मैं अगर लूं एक और लिस्ट L3 ओवर L3 एक लिस्ट में क्रिएट कर रहा हूं विद से ऑब्जेक्ट्स Z P A and C, ठीक है। तो L3 got created, it has 3 objects inside it and those 3 objects are all strings, character strings बोलो, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक एक का जो टाइप है वो स्ट्रिंग ही निकलेगा। टाइप ऑफ L3 of 0, what will be type of L3 if I print this? List, it is an object of class list। What will happen if I print type of L3 of 0? What I'm trying to do here and what would be the output? दोनों सवाल पूछ रहा हूँ। What I'm trying to do here? I'm trying to check the object type of first element of L3, right? What is first element of L3 here? Z, ठीक है। इसका मैं ऑब्जेक्ट टाइप चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। What will I get here? String, so I'll get string। Oh, just a sec। So type of L3 of 0 and I'll get string, fine। तो L3 का टाइप ठीक है, L3 is a list, but L3 के 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है वो भी एक ऑब्जेक्ट है ना, की वैल्यू है, वो किस फिल्टर की वैल्यू है, वो स्ट्रिंग। तो सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है ना, बाकी कुछ भी नहीं। पिछले 30 सेकंड में सिर्फ ये देखा कि अब जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स अंदर हैं वो सारे स्ट्रिंग्स हैं, दे आर नॉट नंबर्स, फाइन। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड मिनिमम ऑफ L3, that will give me some value, and even maximum of L3 that will give me the value as well। तो ऐसा नहीं कि it will not work क्योंकि ये numbers नहीं है, even the strings are competent with this methods। MIN MX वो string के साथ में भी काम करेगा। ये तो ठीक है, हाँ कनाडा यूएसए में कैसे करेगा? हाँ ये तो सवाल है, अपने वही तो जाना है, धीरे धीरे अपन वही मेच्योरिटी बना रहे हैं। यहाँ आए क्यों वो स्ट्रिंग छोड़ के, क्योंकि वो स्ट्रिंग का अगर डायरेक्ट अगर उसको चलाएंगे तो थोड़ा सोचने में लग जाएगा कि वो कैसे रहा है, लेकिन जब बेबी स्टेप चलेंगे एक एक करके तो ग्रेजुअली वहां पहुंच जाएगा, फाइन। चलते हैं, चलो। सो L3 आई एम अपडेटिंग एंड इस बार आई एम टेकिंग, ध्यान देना, ABC, right, A CD A D E, all the values are starting from here, isn't it? Yes. Minimum of L3, what is the minimum? ABC। ऐसा मत सोचना, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना कि पहला एलिमेंट है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काम फिर और कर लेते हैं, ऐसा ही है। L4 is equals to L3 of colon -1। What is L4?
जो पीछे दिया था उसको उल्टा रिवर्स कर दिया गया। आप चूंकि बोल रहे हैं ना फर्स्ट एलिमेंट, इसलिए मैंने उसको पलट के मैं वापस वही करके दिखाऊंगा। मिनिमम ऑफ व्हाट L4 नॉट L3। व्हाट इज द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग? स्टिल ABC। तो इसका इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। इज इट नॉट द फर्स्ट वैल्यू? अब तो वो आखिरी है लेकिन फिर भी वो मिनिमम है। ठीक है, हम जब नाम लिखते हैं ढेर सारे, और नामों को अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की जरूरत पड़े तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कैसे करें? हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करते हैं उसके पहले कैरेक्टर के आधार कि पहले ए वाले नाम आ जाए, फिर बी वाले नाम आ जाए, फिर सी वाले, फिर डी वाले, और इस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक, तो जो पहले आता है वो मिनिमम, जो बाद में आता है वो मैक्सिमम इस टर्म में। तो अगर मान लो कि इन्होंने कहीं लिखा है आकाश, ठीक है, वो कहीं लिखा है प्रकाश, तो आकाश इज लेस देन प्रकाश। अगर मैंने एक लिस्ट के अंदर ये दो नाम लिए होते तो मिनिमम वैल्यू आकाश आती और मैक्सिमम वैल्यू प्रकाश है, क्योंकि पी बाद में आता है ए के कंपैरिजन। पर कहीं एम्बिग्यूटी आ जाए, मैच टसल का हो जाए, पहला कैरेक्टर समान हो जाए, ठीक है, तो अगर कहीं मैंने लिखा है अमन और फिर मैंने लिखा है अजय, AMANAJAY, ठीक है, तो ए और ए की चेकिंग में कोई नहीं जीता, न ये लिस्टिंग जीती न ये लिस्टिंग जीती। तो अब जो फैसला होगा वो अगले कैरेक्टर के आधार पर होगा। ठीक है, तो अमन में अगला कैरेक्टर क्या? एम, ठीक है। अजय में अगला कैरेक्टर क्या? जे। कौन पहले आता है दोनों में से? जे। तो इसीलिए अजय मिनिमम मतलब छोटा, जो पहले आ गया, अमन बाद में आया। बस इस फॉर्मूला को अभी तो तुम इस 3 के ऊपर लगा लो। ए, लेकिन अगला कैरेक्टर बी, इसीलिए मिनिमम क्या आया? ABC, राइट। बताओ मैक्सिमम क्या आया? AD, क्योंकि सेकंड कैरेक्टर की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सेकंड कैरेक्टर में फिर जो सबसे बड़ा वाला पार्ट दिखता है वो ये दिखता है, D। तो दैट्स व्हाई मैक्सिमम ऑफ दिस L4 विल बी ADE। और अगर मान लो अगला कैरेक्टर भी समान हो जाए तो फिर फैसला होगा उसके अगले कैरेक्टर से। ठीक है, दोनों सेम आ जाए तो फिर एम्बिग्यूटी, किसी ना किसी को वो हो सकता है घोषित कर दे कि यही मिनिमम है और यही मैक्सिमम है। ये परफॉर्मेंस देखने वाला होगा, अपन इसको सबसे आखिरी में करके देखते हैं कि सारी वैल्यूज एक जैसी ले लेंगे तो उसको मिन मैक्स चला देंगे। उसका लॉजिक क्या है? मिनिमम भी वही है और मैक्सिमम भी वही है। हमें वही बोल रहा हूं कि अगर मान लो ऐसा हो जाए तो मिन मैक्स मेथड हो सकता है पाइथन की पता नहीं किस तरीके से कोडेड है। हमने जब शुरुआत में प्रोग्राम बनाया था तो मैंने तुमको बोला था कि जब when we were checking कि which is the greater among three numbers, तो हमने क्या कहा था कि यार या तो ये बड़ा है या तो ये बड़ा है या तो ये बड़ा। फिर हमने एक परिस्थिति ऐसी भी लाई थी कि अगर तीनों बराबर इफेक्ट होते हैं तो हमने हमारे प्रोग्राम को अपडेट किया कि if all of them are equal then don't print that this is larger, print that all of them are equal। अब ये min और max की जो कोडिंग लिखी हुई है पीछे इंटरप्रेटर के पास पाइथन में, हमें नहीं पता कि वो इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगी, वो हम करके देखेंगे अभी। ठीक है, कि ऐसी परिस्थिति में min max क्या रिटर्न करता है। एक विकल्प तो ये है कि वो मना कर दे, दूसरा विकल्प ये है कि जो समान है वही मिनिमम है और वही मैक्सिमम है। ठीक है, पर लॉजिकली जब हम डेटाबेसेस पे काम करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपकी अगर की वैल्यू अगर एक जैसी आ रही है तो फिर उसके बाद में सॉर्टिंग का चुनाव जो है ना फिर दूसरी फील्ड पर डिपेंड करता है। दूसरी फील्ड मतलब अगर नाम 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 एक जैसे चल रहे हैं तो फिर उसके बाद में या तो उसका सरनेम आ जाएगा पिक्चर में, जो ये डिसाइड करेगा कि अब उस पे से क्या है। सरनेम भी सेम आ जाए तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए तो पिताजी का नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम भी सेम हो गया तो एड्रेस आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। मतलब यूजुअली दिस काइंड ऑफ क्राइटेरिया इज फॉलोड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल व्हाइल डूइंग द रैंकिंग्स। अब आप बड़े बड़े लाखों बच्चे बैठ रहे हैं जेडब्ल्यू की एग्जामिनेशंस में, अब आप सोचो कि सबके नंबर अगर मान लो कि ऐसे हो जाए कि 89.11 परसेंटाइल, तो फिर कौन ऊपर कौन नीचे। मान लो 89.11 पे अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे हैं तो फिर अगर वो तो IIT पवई और IIT इंदौर वाली बात हो जाएगी 100 में, तो फिर कौन ऊपर कौन नीचे। तो उसमें क्या होता है 89.11 इज नॉट द डिसाइसिव क्राइटेरिया इफ इट इज गेटिंग मैच्ड, रिपीट हो गया तो फिर वो आ जाते हैं गणित के नंबर किसके ज्यादा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसके मैथ्स के नंबर ज्यादा हो जाएंगे वो 89.11 बेटर है।
गणित भी सेम है, फिजिक्स वो भी सेम है, केमिस्ट्री, ऐसा करके उनकी क्राइटेरिया भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत रेयर होता है कि सब कुछ आइडेंटिकल मिलता चला जाए और उनके पास हल होते हैं हर चीज के, और आखिरी वह डेट ऑफ बर्थ होता है वहां पर सब कुछ ही अगर सेम हो जाए तो डेट ऑफ बर्थ जो छोटा है वो भुगते है, वो नीचे आएगा, क्योंकि जो उम्र में बड़ा है उसको एडवांटेज मिलेगा। ऐसा वहां के डिसीजन। एनीवेज छोड़ो, वो सब अपने प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस पे है कि हम कैसे ड्राफ्ट कर रहे हैं उसको। अभी हम हमारे सिचुएशन को यहाँ पे कवर अप करें कि वो क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी तो हमने ये देखा कि ये स्ट्रिंग्स जो है वो ऐसे चल रही है। अब अगर मान लो कि मैं सपोज यहाँ पर एक लिस्ट लूं, उसका नाम है सपोज फिर L5 और उसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, वो एलिमेंट्स हैं ए, ध्यान देना, और कैपिटल है, ठीक है। And now I'm going for min of L5. तो अब तो दोनों ही A है, पर हाँ एक स्मॉल है और एक कैपिटल है। तो इसमें मुझे पता पड़ा कि मिनिमम इज कैपिटल, मैक्सिमम ऑफ L5 बड़ी ऑब्वियस सी बात है, दैट विल बी स्मॉल है। इसका रीजन बता, ASCII वैल्यूज। इसका रीजन है ASCII वैल्यूज व्हिच वी डिस्कस इन द क्लास, राइट। एक मेथड होती है odd to check the ordinal number or ASCII value of any character। हमारे कीबोर्ड में जितने कैरेक्टर हैं सबके पीछे एक ASCII वैल्यू है। 256 कैरेक्टर होते हैं मेरे कीबोर्ड में, की नहीं दिखेगी 256 पर यूज कर सकता हूं उनको अलग अलग तरीके से। 256 कैरेक्टर होते हैं और 0 से लेकर 255 तक ASCII वैल्यूज होती है जो एक एक के साथ चिपकी हुई है कि यार इसकी ASCII वैल्यू ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, ठीक है। तो जब ए आ गया और ए आ गया स्मॉल और कैपिटल में, तो उनका जब कंपैरिजन करने की बात आएगी तो ASCII वैल्यू जांची जाएगी, किसकी ASCII वैल्यू छोटी है और बड़ी है। तो यहां पर अगर मैं ऑर्डिनल ऑफ ASCII वैल्यू ऑफ कैपिटल ए अगर देखूं तो वो होती है 65, राइट। लेकिन अगर मैं ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ स्मॉल ए देखूं तो वो है 97, ठीक है। तो पहले क्या आया, ये छोटी वैल्यू क्या है 65। That's why minimum was capital है and maximum was small है। क्या समझ गया ना? और ऐसे एक्सप्रेशन दिया करो एग्जाम में, थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में दिख रहा है मुझे। So that's why these are the minimum and maximum, fine। और फिर अब जब कैपिटल और स्मॉल के बीच में जब चुनाव की बात आएगी, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं by the way ASCII value of capital B will be 66, 65 के आगे अल्फाबेट शुरू हो गए, ठीक है। ASCII value of capital C will be 67, ठीक है। ASCII value of small b will be 98 and so on। तो 26 कैरेक्टर वहां 65 ऑनवर्ड्स, 26 यहाँ 97 ऑनवर्ड्स। तो ASCII पे भी सिलेक्शन, रिजेक्शन या सॉर्टिंग होती है जब इनकी बात आएगी कि कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम, राइट। तो यहां पर अगर मान लो कि मैंने एक लिस्ट बनाई L6 बराबर, ध्यान देना, और उसमें मैंने कुछ वैल्यूज लिखना शुरू करी और उनमें से पहली वैल्यू मैंने लिखी ABC, ठीक है, फॉलोड बाय, या मैं 2 ही कैरेक्टर लेता हूं, चलो AB आसान लगता है इसको, देन AB, देन AB, देन AB। This is a list now which is having 4 values AB, 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 AB। इसमें से मुझे चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो अब क्या बोला था मैंने, सबसे पहले चुनाव पहले कैरेक्टर के आधार पर, ठीक है। तो कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है, जो ऊपर में देख के आया, सीख के आया, ये बात तो समझ में आ गई है कि कैपिटल ए जो है उसकी ASCII वैल्यू छोटी है। तो जो मिनिमम वैल्यू है या तो वो ये है कैपिटल ए से शुरू होने वाली, या फिर ये है कैपिटल ए से शुरू होने वाली। ये तो नहीं हो सकती स्मॉल ए वाली, ये तो कंफर्म है। जिसमें कैपिटल ए आया उसकी ASCII वैल्यू 65 है, जिसमें स्मॉल ए आया उसकी ASCII वैल्यू 97। तो मिनिमम इज अमंग दिस टू, ईदर दिस और दैट। पर अब दोनों में आ गया कॉमन पहला कैरेक्टर, तो हम गए दूसरे कैरेक्टर पे। दूसरा कैरेक्टर स्मॉल बी, ASCII वैल्यू 98। यहां पर दूसरा कैपिटल बी, ASCII वैल्यू 66। तो इसका मतलब छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, दिस वन, 65, 66।
65, 66. While here I was having 65, 98. Right? तो इसीलिए when I went for minimum of L6, I'll get AB. ठीक है, चलो फटाफट से तुम बताओ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हाँ, और सर स्मॉल ए small a, great. Maximum value from L6 will be small a. Since they are having nice ASCII values 97, 98. ठीक है, और वो 97, 98 का कॉम्बिनेशन दूसरों के मुकाबले सबसे ऊपर है। That is the maximum value. And the same concept is applied over this. Minimum of Western countries. Minimum of Western countries. तो वेस्टर्न कंट्रीज में पहले तो यहाँ पर हम इसको सही करके आ जाएं, क्योंकि आगे वाले कोड्स है ना कुछ पिछले लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज इनटू दिस एंड देन वी गॉट द रिजल्ट वाज दिस वाज आवर वेटिंग जस्ट अ मिनट। लेंथ वाज 4। हाँ, तो मिनिमम ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज में 4 वैल्यूज हैं जो आपने अभी सेट करी थी। ये देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें क्या सब आसान है आपको अपने लिए। All are starting from capital letters, all of them, right? But capital U, capital C, capital M, capital C. तो एक बात तो तय हो गई कि या तो वो ये वाला कनाडा है या तो वो ये वाला कनाडा है। M और U तो बाद में आएंगे, राइट? पर अब पहला कैरेक्टर चुनाव नहीं करके दे सकता क्योंकि दोनों सेम है। फिर वह दूसरे कैरेक्टर पे यहाँ पे स्मॉल a, ASCII वैल्यू 97, यहां पर है कैपिटल ए, ASCII वैल्यू 65। दैट्स व्हाई जब आप यहां पर मिनिमम निकालेंगे तो आपको वो कैपिटल वाले जो स्पेलिंग है कैपिटल सी फॉलोड बाय कैपिटल ए, दैट गॉट प्रिंटेड हियर। एंड देन कम्स मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में तो क्या बोला था मैंने, ऑल वैल्यूज आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल अल्फाबेट्स। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बड़ा कैपिटल अल्फाबेट वाला जो सबसे बाहर आएगा ASCII के हिसाब से वो यू ही समझ में आ रहा है, यू S, right? So that's why that got printed here. उसकी वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, तो the steps that we learned there वो यहाँ पर इस तरीके से काम कर रही हैं। And this way the minimum and maximums are fetched from a list when you are having strings contained inside, जब आपके पास में strings हो उसके अंदर। Got it? Sure. So ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और बताता हूँ। चलो, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है जैसे लिटरल कहा जाता है। लिटरल में खास बात नहीं होती। लिटरल का मतलब ये होता है कि किसी एक्सप्रेशन में अगर आप लिस्ट के नाम को लिस्ट से ही तब्दील कर दें, बदल दें, तो भी वो एक्सप्रेशन चलता है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, ज्यादा बेहतर है, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। जैसे कि मैं अगर मान लीजिए कि एक लिस्ट बनाऊं, उस लिस्ट का नाम दे दूं LST1, उसके अंदर जो मैंने एलिमेंट्स यहाँ ले रखे हैं 1 2 3 4, ध्यान देना, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह के 4 एलिमेंट्स उसके पास हैं। फिर मैंने एक और लिस्ट बनाई, उस लिस्ट का नाम दे दिया मैंने LST2, राइट? और उसको मैंने बोला यार LST2 बनाने के लिए तो मैं काम करूंगा, नॉट LST2 यार, दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग। मैं एक काम करूंगा, मैं LST1 के ऊपर अगर पहला इंडेक्स एक्सेस करूं, व्हाट विल आई गेट हियर? वैल्यू 2। जैसे ये प्रिंट किया तो आई गॉट 2, राइट? आखिरी स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, बस बहुत छोटी सी बात है। यहां पर दरअसल क्या हो रहा है कि आप दरअसल एक लिस्ट का नाम लिखते हैं, राइट, व्हिच हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड व्हिच कंटेन्स एलिमेंट्स एज वेल। उस लिस्ट के नाम को फॉलो करते हैं विद पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उस पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दे देते हैं एक इंडेक्स। और फिर आप बोलते हैं कि अच्छा हाँ, इस लिस्ट के इस इंडेक्स पे रखा हुआ एक वैल्यू बाहर आने वाला, राइट? मैं काम कर रहा हूं, मैं इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, बट रिपीट मैं कैसे कर रहा हूं, मैं इस बार ऐसा कुछ लिखना चाह रहा हूं। ध्यान दो, ये एक्सप्रेशन है, बाकी सब कमेंटेड है, इसको देखो ध्यान से।
what is this portion? What is this? It is a list. नाम नहीं है ऐसा कुछ, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, वैल्यूज हैं, कॉमा सेपरेटेड है, that means it is a list. That list is followed by one pair of bracket which contains a value which is probably the index. What is that index? 1. ठीक है, जब भी आप किसी लिस्ट को इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ फॉलो करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? इस लिस्ट के इस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ध्यान दीजिए, तो भी मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? 2. इवन आई कैन चेंज इट, देखो इसको मैंने कर दिया 2, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इस लिस्ट के, इस लिस्ट के सेकंड इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को उठा के लिया। अब सेकंड इंडेक्स मतलब द वैल्यू इज 3, सो दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग 3। तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसी को लिटरल्स कहा जाता है। ये जो मैंने यहाँ यूज किया है ना, दिस इज नॉट अ वेरिएबल, ठीक है, दिस इज अ लिस्ट लिटरल। लिटरल मतलब कि आपने एक्सप्रेशन चलाया है, आपने लिस्ट का एक एलिमेंट निकाला है, तो उस लिस्ट का कोई नाम वाम नहीं है, वो तो सीधे आपने लिख दी है ऑब्जेक्ट के तौर पे, खत्म। मतलब एक तरीका क्या था, एक लिस्ट बनाई किसी नाम से L1, फिर आपने लिखा L1 ब्रैकेट्स में इंडेक्स एंड दैट गिव्स यू अ वैल्यू। और मैंने क्या बोला? नो नीड टू स्टोर इट इनटू L1, डू वन थिंग, राइट द होल लिस्ट। आपने लिस्ट लिखी और लिस्ट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडेक्स एंड दैट वर्क्स द आइडेंटिकल वे। उसी तरीके से उसने आपको रिजल्ट दे दिया, राइट? तो ये जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन था, ये वाला, दिस वन, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर आइडेंटिकली वर्किंग, ये एक ही तरीके से काम कर रहा है। अंतर सिर्फ ये है कि इस एक्सप्रेशन में LST1 नाम की लिस्ट पहले से आपने बना रखी है, और इस एक्सप्रेशन में आपने कोई लिस्ट बनाई नहीं है, इसी एक्सप्रेशन में आपने उस लिस्ट को यहाँ पर लिखा है और उसके साथ में इंडेक्स वैल्यू दी, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हमें दिखता है तो देखने में थोड़ा अजीब लगता है कि ये भी ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, यहाँ भी एलिमेंट, यहाँ भी एलिमेंट, पर ये क्या है, ठीक है। लेकिन उसको अगर हम गौर से पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट, राइट, एंड यू आर अप्लाइंग दिस इंडेक्स ओवर दैट लिस्ट। आप उस लिस्ट के इंडेक्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट पोर्शन, दैट लिस्ट इन दैट स्टेटमेंट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल लिस्ट लिटरल, ठीक है, उसे लिस्ट लिटरल कहा जाता है। और लिस्ट लिटरल का मतलब होता है, लिटरल का ही मतलब ये होता है कि इस स्टेटमेंट के बाद ये आपके लिए उपलब्ध नहीं है। अब अगले स्टेटमेंट में जैसे मैं यहाँ चला जाऊँ, इसके ठीक नीचे है, तो वो कहाँ है, उसकी कोई उपलब्धता कौन, कैसे यूज करूंगा उसको? अगर तुम ये बोलते हो वापस से लिख लो 1 2 3 4, फिर ले लो उसका कोई दूसरा इंडेक्स, तो वापस से तो कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वो वाली लिस्ट जो आपने उस वाले स्टेटमेंट में यूज करी है, वो अगले स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपने उसको किसी कंटेनर के अंदर डाल के नहीं रखा है। किसी कंटेनर में डाल के रखोगे तो प्रोग्राम के दौरान किसी भी दरमियान किसी भी स्टेटमेंट में आप उसका यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी कॉल देम वेरिएबल्स एंड दैट्स व्हाई दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम, राइट? So with variables, with constants, you are having one more word associated. That word is what we call literals. So literals are something which are values, but they are not having life of more than one statement or more than one expression. एक expression का जीवन काल होता है उनका, उसी में जन्म लेते हैं, उसी में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मैं कहीं लिखूं, सपोज ध्यान देना, x equals to 10, print x. What is x? X is, novice भाषा में, x is a variable of type integer and that contains value 10, ठीक है। कहीं भी आगे चलकर अगर मान लो कि मैं कुछ स्टेटमेंट के बाद में सपोज अगर x की वैल्यू को यूज भी करना चाहूँ तो आई कैन यूज इट। जैसे मैंने अगर लिख दिया y equals to 20, z is equals to 30, पर मुझे अचानक से x की याद आ गई, तो मैंने बोला x is equals to x plus 10, तो फिर x की वैल्यू जो है वो बढ़ के जो है वो हो जाएगी 20, राइट? तो दिस फॉर वेरिएबल्स, दिस आर स्टोर्ड इनसाइड सम कंटेनर्स, यू कैन यूज देम, फाइन। बट अगर मैंने कहीं लिख दिया प्रिंट, ध्यान दो 12.2 और मैंने प्रेस कर दिया एंटर, तो 12.2 is what kind of value? Floating value, right?
इट विल बी गेटिंग प्रिंटेड, बट इसके बाद अब ये जो वैल्यू थी, अब इस प्रोग्राम में या इस सेशन में उस वैल्यू को आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक स्टेटमेंट के लिए आप लाए थे, आपने उसका उपयोग किया, तो भाई फिर करना फिर लिखो 12.2, इट इज नॉट स्टोर्ड इनसाइड सम कंटेनर. So the values that you are using in the expressions which later on are not available are called literals. अब वो list literals हो सकता है, integer literals हो सकते हैं, string literals हो सकते हैं, floating literals हो सकते हैं, वो सब हमारे ऊपर है ना. तो अगर मैं लिखता हूं 10 plus 12.2, तो this will give me a result. वो रिजल्ट है ये. बट हम ये कहेंगे one integer literal and one float literal got added and they gives us this result. लेकिन अगर मैं लिखूं x equals to 10 and y equals to 12.2 and then x plus y, that will give me the same result. But one integer type of variable and float type of variable, they got added and that gives me the result. अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि पहला एक्सप्रेशन का जीवन यही शुरू हुआ और इसके एग्जीक्यूशन के साथ में खत्म हो गया. दूसरे एक्सप्रेशन में दरअसल आपने जो वेरिएबल्स यूज किए हैं वो अपने लिखना है. आने वाले स्टेटमेंट में तुम इनके ऊपर दूसरे ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, x minus y, that will give you something else as well. Fine. तो इन्हें लिटरल्स कहा जाता है प्रोग्राम में, एंड लिस्ट कैन बी यूज्ड एज लिटरल्स एज वेल. ठीक है. तो फाइनली a list in which I'm having ABC, DEF and say DHI, and अगर मैंने इसके ऊपर लगा दिया एक इंडेक्स 1, तो बस समझ जाओ कि वो जो पहला जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज अ लिस्ट, एंड इसके बाद दिया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट और एक वैल्यू, तो आप उस लिस्ट का एक इंडेक्स उठाने की कोशिश करो, एंड दैट इंडेक्स इज द सेकंड एलिमेंट व्हिच विल रिटर्न DEF. So this will give me DEF. ठीक है. This way you can use list as well. इस तरीके से भी उनका उपयोग जो है लिटरल्स के तौर पे किया जाता है. ठीक है. तो डाउट अभी तक जितनी चीजें पढ़ाई आज के दिन में, तो समस्या हो तो पूछिए आप, अन्यथा ये आज का आखिरी कॉन्सेप्ट था, अगली बार जब भी मिलेंगे जब पढ़ेंगे.